अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। मैं तो अभी देखा आपको कि आप आई नहीं हैं। अपना तारुफ कराया आपने मेरे आने से पहले? नहीं सर। नहीं? नहीं। अच्छा, अगर आप आ ही गए थे तो आपने क्यों नहीं तारुफ कराया अपना? मेरा इंतज़ार कर रहे थे? हाँ जी। जी सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिरा वसीम है। हिरा वसीम। और डॉक्टर वसीम साहब पीछे बैठे हैं, वो तो हमने देख ली हैं। डॉक्टर वसीम आप तो कंसल्टेंट हैं, फिजिशियन। अच्छा, क्रिटिकल केयर मेडिसिन में कहाँ पे सीनियर रजिस्ट्रार हैं? अच्छा, आसिम के साथ ही हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। ट्रेनिंग भी शुरू करवा दी है वहाँ पे क्रिटिकल केयर की। क्रिटिकल केयर की ट्रेनिंग भी हो रही है वहाँ पे? दिस इज़ ग्रेट। हमारे आसिम पास के पास रेजिडेंट्स भी आ क्रिटिकल गए। केयर की ट्रेनिंग बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होगी। तो एफसीपीएस मेडिसिन होना लाजमी है उसके बाद, या कोई भी एक एफसीपीएस पहले हो फिर क्रिटिकल केयर है? FCPS डायरेक्ट तो नहीं है? मेडिसन, एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया, पल्मोनोलॉजी। पल्मोनोलॉजी, इसी तरह से सर नेफ्रो। तो अच्छा, ये नेफ्रो भी, ठीक। नेफ्रो हाँ, भी क्रिटिकल केयर में आएगी, जी ठीक। तो उसके जिन्होंने किया हो वो फिर आगे सुपर स्पेशलिटी के जी तौर सुपर पे स्पेशलिटी के तौर पे आते हैं। क्रिटिकल केयर मेडिसिन का एफसीपीएस की ट्रेनिंग भी आप लोगों के पास, वो सेंटर रिकग्नाइज्ड है? जी ज़बरदस्त। हमारा सेंटर भी रिकग्नाइज था कामन चीमा साहब के होते हुए, और मज़र जी जी आई नो सर। डॉक्टर मज़र नकवी, फिर वहीं पे काफ़ी लोग तैयार भी हुए हैं, अब डॉक्टर साहब हैं, लेकिन कामन साहब रिटायर हो गए, मज़र साहब गुजरावाला प्रमोट हो गए, ऐसे चले गए। स्टूडेंट्स हैं अभी भी वहाँ पे, एहसास 3-4। खैर, तो अच्छा, मेरे ज़हन में तेरा नाम वसीम क्यों है? वसीम इनके फादर का नाम है सर। इनके फादर का नाम है, जी इसलिए बस मैं आसान हल यही ढूंढता रहा हूँ कि ये हिरा वसीम करती हैं तो ये आपका नाम साथ। हालांकि आपने मुझे कई बार करेक्ट किया भी है, बता भी जी देते हो। जी। पूरा नाम क्या है? मेरा नाम सर रिजवान परवेज। रिजवान परवेज। और भी कहीं प्रैक्टिस करते हैं शाम को, भी है बस वहीं पे? इवनिंग में सर मैं वलेंशिया में प्रैक्टिस करता हूँ। वेलेंशिया का मैंने नुस्खा आपका देखा हुआ जी है। जी हमीदा मेमोरियल हॉस्पिटल है हमीदा वलेंशिया में। मेमोरियल, हाँ हाँ हाँ, तो मेरा ख्याल था आपने वहाँ से छोड़ दिया हुआ। खैर, मेरे से ताल्लुक आप लोगों का यहाँ, तो मेरे ख्याल आज लोग पहली दूसरी तीसरी बार आए हैं दुआ सेशन में। मेरे ख्याल सर्विसेज में आए थे? नहीं सर, दुआ नहीं, आए सेशन नहीं में आज कभी? फर्स्ट टाइम दुआ आए सेशन हैं में आप। फर्स्ट टाइम आए हो? जी जी। अच्छा, वैसे आपसे मुलाकात होती थी। मेरे क्लिनिक पे ही होती जी थी, क्लिनिक पे मुलाकात होती थी। जब वो रुकैया मेडिकल सेंटर में डॉक्टर वसीम जी के जी पास मैं डॉक्टर वसीम बेसमेंट के में पास। करता था। जी जी आसिम ने भेजा था मेरे पास। जी सर। कब की बात है ये, याद है? आई थिंक 2019 या अर्ली 20 में। नहीं, 19 है, कोविड से ज़रा पहले की बात है। बस मेरे इस नुस्खे पे डेट होगी शायद, नुस्खे लाए हो साहब? 20 में आया ना, मार्च 20 में। तो 2019 के दिसंबर से कोविड का शोर पड़ गया था चाइना से। जी पाकिस्तान में फिर शोर था कि इधर आना जाए आना जाए आना जाए, और जनवरी फरवरी में मुझे याद है एक पेशेंट, 2 चाइनीज़ हमारे पास सर्विसेज में दाखिल भी हुए। हमने 15 दिन क्वारंटाइन भी रखा, उनके कमरे में जाता भी कोई नहीं था, मैं क्या था। लेकिन उस वक्त तक ना पीपीई थे ना कुछ पता था। और फिर मार्च से तो खैर फुल ब्लोन शुरू हो गया था ना, लॉकडाउन और सारा कुछ हमारे भी यहाँ शुरू हो गया था। हमने भी दुआ सेशन बंद कर दिया, मैं घर से करता था लाइव दुआ सेशन, तो वो 2020 था। तो उससे ज़रा पहले या जस्ट वही उससे दिन ज़रा है पहले सर, अभी 20 पेशेंट पाकिस्तान में रिपोर्ट नहीं हुए नहीं थे। ना हुए थे। हाँ, जी मुझे यही याद पड़ता है। और स्टार्ट था, और डॉक्टर साहबा काफ़ी जी जी सेहतमंद, हेल्दी, या ओबेसिटी पता नहीं कहना चाहिए कि नहीं, या ओवरवेट, या जो भी, मुझे याद नहीं है। और आपने उस वक्त एफसीपीएस कर लिया हुआ था या कर रहे थे सर। नहीं, मेडिसिन? मैं अभी ट्रेनिंग उस वक्त मेरी जो थी वो कंप्लीट हुई थी। हाँ हाँ। और एफसीपीएस मेडिसिन या जी क्रिटिकल केयर? FCPS मेडिसिन। मेडिसिन कंप्लीट हुई थी। जी जी हाँ, और डॉक्टर साहब अभी गायनी मेरा ख्याल एफसीपीएस कर रही थी, इनकी भी अपीयर हो चुकी थी या होने जी वाली जी थी? इनका भी रिटर्न पास हो गया हुआ था, और इनका हाँ, वाइवा भी रिटन रहता पास था, हो गया हुआ था क्लिनिकल इनके एग्जाम बारे रहता में। था। जी डॉक्टर साहब, तो कि आसिम ने क्यों मेरे पास भेजा था, मसला क्या था? आप फिजिशियन हैं, इंटेंसिविस्ट भी हैं, इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट भी हैं, तो क्यों भेजा था मेरे पास? मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, आपको शायद याद हो ज़रा ज़रा। सर वो मिग्रेन का एक प्रॉब्लम था इनको, और वो ठीक ही नहीं होता था। बहुत सर सारी दर्द बहुत मेडिसिन रहती हम थी लोगों इन्हें। ने हम्म ट्राई की, और न्यूरो फिजिशियन को भी चेक करवाया। फिर डॉक्टर आसिम के साथ भी इनकी मुलाकात करवाई। हम्म सुरा रहमान थेरेपी भी हम लोगों ने, बल्कि वो जो था वो भी मेरा ख्याल है घर पे शायद किया था। हम्म और फिर चीज़ें कंट्रोल नहीं हो रही थी, तो सर से मैंने रिक्वेस्ट की कि सर
आपकी तरफ रुजू करने का प्रोग्राम है। तो अक्सर जिक्र तो ज़र होता ही रहता था, ज़ाहिर है आसिम साहब के साथ था मैं 2016 से, जब आसिम साहब वापस आए तो अक्सर आपके बारे में बात होती रहती थी आईसीयू में और बाकी। और सूरह रहमान हम लोगों के आईसीयू में अभी भी रूटीन में ही दिन में 3 दफ़ा अभी भी वो हम लोग उसको चलाते हैं। लाहौर के एक आध सेंटर भी हैं अब जहाँ पे रेगुलर लगती है। नहीं, हम लोगों ने तो सर बहुत वो स्ट्रिक्टली उसको फॉलो किया हुआ है अभी भी। माशाल्लाह। तो वो तो हमने टाइमिंग्स इवन लगाई हुई हैं और हमारा स्टाफ जो है उसको हम बहुत स्ट्रिक्टली डेली पूछते भी हैं कि हाँ जी आज सुबह 6 बजे वाली सूरह रहमान आपने प्ले की कि नहीं की यहाँ पे। तो इस मामले में हम लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं कि 3 बार वो चल रही बिल्कुल है चलते हैं। माशाल्लाह। तो डॉक्टर आसिम साहब ने आपको मेरा बता दिया जी कि सर के पास चले जाएं जी और क्लिनिक पे आप लोग एज ए पेशेंट। जी जी, वो सर ने कह के भेजा था कि एज ए पेशेंट ही जाना है, सर के पास रेफरेंस से नहीं जाना मेरे। तो मैंने कहा जी बिल्कुल एज ए पेशेंट ही लेके जाऊंगा और मैं वहाँ इनको। आके घंटा 2 घंटे बैठना भी पड़ा होगा जी सर। बड़े सब्र और तहम्मुल से। सर वो मुझे तो 2 से ऑलरेडी भी ज़्यादा। वो हमें ऑलरेडी आइडिया था उसका। अच्छा, तो बस फिर आपके पास आ गए। तो आपने एज ए डॉक्टर आपको सारा कुछ हजम हो गया। 5 साल पुरानी बात है, मुझे कम ही याद है। बार बार आना पड़ा, फिर बीच में 2-3 साल बाद आप लोग गायब हो गए। फिर अब अचानक नमूदार हुए। मैंने तो डॉक्टर साहब को पहचाना ही नहीं, सीधी सी बात है। जी जी क्योंकि इन्होंने माशाल्लाह वेट लॉस बहुत ज़्यादा किया हुआ था। चेहरे पे असल चीज़ ये थी कि जो चेहरे की लुक थी वही चेंज थी। जो चेहरे पे इनके इंतहाई परेशानी और दर्द सा वो रहता था, बेचैनी। और वाइब्स शायद वर्ड बोलते हैं, तो वाइब्स ही डिफरेंट थी। मैंने नहीं मैं वो नहीं पहचाना। और फिर ये आप लोग पिछली विजिट में तो आप दोनों ही थे। जी अब ये फिर आई थी कुछ दिन पहले, अकेली आई थी फर्स्ट टाइम आई थिंक, नहीं तो हमेशा तुम दोनों इकट्ठे ही होते थे। जी जी तो आती भी हमेशा अबाई में थी। इस मरतबा अबाया भी इतना ही था, दुपट्टा बट्टा था और अकेली थी। तो खैर वहाँ आके इन्होंने मुझे एक बड़ा अजीब सा सवाल किया। कह दिया सर मुझे था क्या। मैंने कहा जी वो नुस्खे मेरे बाई चांस इनके पास थे, 7-8 नुस्खे थे और उसमें हर बार की थोड़ी सी बात मैंने साइड पे लिखी होती है। मेरे नोट्स आपको पता है, मैंने जी जी हाउस ऑफिसर वाले डाले होते हैं बड़ी डिटेल, वो मैंने लिखा भी हुआ था। अगर एज ए कंसल्टेंट, अब तो ये माशाल्लाह गायनेकोलॉजी की स्पेशलिस्ट हैं, अपनी यूनिट को रन कर रही हैं, तो अगर ये मेरे नुस्खे देखती होंगी तो वहाँ विटामिन के अलावा कुछ नहीं मिलता होगा। बल्कि ये जो मेरा ख्याल है एंटी डिप्रेसेंट्स या वो ले रही थी काफ़ी, कुछ मेडिसिन इन्हें याद होगी, मैंने वो भी कटेल करता गया था या बंद कर दी थी शायद। जी, मेरा ख्याल है वो तो फर्स्ट विजिट पे बंद हो गई थी। कॉनकोर हमने इनको, क्योंकि इनका ब्लड प्रेशर हाई रहता था और ब्लड प्रेशर इनका हाई होता हाँ, था। तो ब्लड प्रेशर के लिए प्रेशर इनको- कंट्रोल नहीं होता था जी। और कितने बेबी थे उस वक्त। जब हम लोग आपके पास पहले गए थे तो उस वक्त हमारा एक ही बेटा था। एक बेटा था। जी अच्छा, और उस वक्त प्रेग्नेंट तो नहीं थी ये, शुरू में प्रेग्नेंट तो नहीं थी नहीं, जब उन विजिट्स में कहीं नहीं, बीच में उस वक्त नहीं थी, अच्छा, बाद में वो फिर बाद में pregnancy। हुआ। अब 2 बच्चे हैं, जी, एक बेटा एक बेटी, दोनों बेटे। दोनों बेटे हैं माशाल्लाह। छोटा कितनी देर का हो गया। अब तो सर वो भी तकरीबन 3.5 साल। 3.5 साल का हो गया। मुझे याद पड़ता है कि प्रेगनेंसी में आई थी। जी जी मुझे मेडिसिन थोड़ी और चेंज करनी पड़ी थी, इसलिए मुझे याद है। और वो प्रेगनेंसी के जो अपने ब्लूज थे वो भी साथ थे। और मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं बाकियों को तो मतलब किसी को डांट के, किसी को प्यार से, किसी को पुचकार के, किसी को चक्कर दे के, किसी से चक्कर खा के, कई बार यही इलाज होता है कि दूसरा चक्कर दे रहा है आप चक्कर खा रहे तो वो ठीक हो जाता है। देखा मैंने सर को चक्कर दे लिया है, तो वो फिर खुश हो जाता है कि देखो मैंने इन्हें चक्कर दे रही है, वो चक्कर दे, खुश होता है, ठीक। तो बहरहाल इनके ऊपर मेरा कोई फार्मूला नहीं चलता था और ये सख्त, और इसमें आके उन्होंने बिल्कुल जैसे कहते हैं कि साफ ही मुकर गई कि इन्हें तो पता ही कुछ नहीं है। मैं कह लो जी, अच्छा आपको हफ्ता पहले पता चला है कि आपको क्या था। नहीं मैं नहीं बताता, नुस्खे आपके पास हैं, आपको याद होएगा। मैं इसे ही बंद कर दिया। अच्छा जी जी डॉक्टर साहब अपनी कहानी सुना दें जो आपको याद है, जहाँ से भूलेंगी फिर हम सुनाएंगे। अच्छा,
हिरा वसीम नाम है मेरा। और स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, गायनी डॉक्टर हैं, बड़ी डॉक्टर हैं, नहीं और सर, ये नहीं मैं 5 साल पहले ट्रेनिंग जान पास नहीं हुआ था पोस्ट ग्रेजुएशन का। मेरी आवाज़ बीच में कट तो नहीं हो रही? मैं ख्याल इसकी पोजीशन में मसला है, मैंने कॉलर यूँ हो जाता है, उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है। इधर लगा दूँ? अब ठीक है? नहीं ठीक है? कम होगी ना? इसकी तो आवाज़ जाती नहीं है। ये तो ये जो इनका दूसरा कैमरा पड़ा होता है यार, ये बंद हो गया मेरे यार। तुम लोग मुझे कोई प्रोटोकॉल ही नहीं देते। टीवी स्टेशन पे जाओ, वो खुद सुनी सुनी काकियाँ लगाती हैं, या काका भी कई बार लगा देते, इतना करीब आके लगाते हैं। पता नहीं सारे मेरे कॉलर का सत्यानाश हो गया। दूर से मशवरे दे जाती है, सर इसको ऐसे कर दें, सर उसको ऐसे करें। नान पकड़ा हुआ है, प्लेट है कोई नहीं। चलो स्वेटर पे ठीक है, अब ठीक है। सॉरी डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर हिरा जो हैं गायनेकोलॉजिस्ट हैं, और खुद ये प्रैक्टिस कर रही हैं। असल में इनका इंटरेस्ट ये था कि ये अब अपने पेशेंट्स को खुद बताना शुरू हो गई हैं। लेकिन मज़े की बात ये है कि ये कहती है मुझे खुद कुछ याद नहीं, इन पे क्या बीती। वो इतनी दर्द इन्हें होती थी, सर में पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा थी, और ब्लड प्रेशर बहुत ऊपर चला जाता था। ऊपर से इनका डॉक्टरी का नॉलेज था, वो भी पढ़ाती थी हैं। और आज ये मुझे कह रही है कि मुझे कुछ याद नहीं है। उस वक़्त ये मेरी पूरी डॉक्टरी की किताबें सुनती थी मेरे से, मतलब ठीक ठाक मेरे क्लिनिकल नॉलेज का पोस्टमार्टम करती थी हर दवाई के ऊपर, और क्यों दी जा रही है और किस लिए दी जा रही है और इससे क्या होगा और क्यों होगा। और उसके साथ अगर दुआ बताओ तो उसको इन्होंने रिलीजियसली फॉलो तो करती थी। पता नहीं डॉक्टर साहब को पता होगा घर जा करती थी कि नहीं करती थी, लेकिन शक्लें इन्होंने बनाई जानी, अच्छा अब ये पढ़ना है, अब ये करना है, वो कर लेती थी। मुझे इनके कुछ रिजल्ट से पता चलता था। उधर जी आप किसके साथ आए थे? आप आयशा अली हैं, आपको आने का भी शौक़ है, जाने का भी शौक़ है, तो गाड़ी है तो ठीक है, निकल जाए। अल्लाह ठीक है, अच्छी बात है। जितनी देर कोई जितना बर्दाश्त करे उतना ही है, ठीक है। वो ले जाएं लंगर, जितना ही बहुत है वो आपको ले आए हैं। मैंने तो आपको कहा घर से देखा करें, इधर आना ज़रूरी नहीं होता। चले खैर जी डॉक्टर साहब। मैं सर के पास 2020 में आई थी, और मेरा ये इशू था कि मुझे लास्ट 6 ईयर से, मतलब 2013 से मुझे मिग्रेन की एपिसोड शुरू हुई थी। 13 में मुझे एक ही एपिसोड हुई थी, वो 3 डेज़ मेरी लास्ट करती थी। 3 डेज़ मुझे पेन किलर लेना पड़ता था। फिर आहिस्ता फिर मैं 2014 में अपनी ट्रेनिंग में गई, और उसमें भी मेरी जो है एपिसोड वो फिर फ्रीक्वेंट होती गई। वो एवरी 4 मंथ या 6 मंथ हो गई। फिर नेक्स्ट ईयर वो एवरी 3 ईयर्स या एवरी 3 मंथ्स या एवरी 2 मंथ्स हो गई। और उसके साथ मुझे ये होता था कि मुझे ड्रीम्स आते थे। वो ड्रीम्स ट्रू ही होते थे। मेरी ट्रेनिंग में तकरीबन ठीक थे वो। मेरी फिर 2016 में मेरा निकाह हुआ था, 17 में मेरी शादी हुई थी। जब मेरी शादी हुई तो मुझे रिजवान से रिलेटेड ना ड्रीम्स मेरे बहुत ख़राब आते थे। जैसे रिजवान मुझे दूसरी लड़कियों के साथ नज़र आता था ड्रीम्स में ना। और वो सही होता था? हाँ जी। और वो सही होता था? नहीं। अच्छा, कुछ ख़वातीन को नहीं, मुझे कुछ ख़वातीन का मुझे पता होता था, कुछ का नहीं पता होता था। कभी इतना ख़राब ड्रीम आता था कि जैसे सेक्सुअली इन्वॉल्व है। मैं ना फिर बहुत तकलीफ़ में उठती थी, वो बहुत पेनफुल होता था। और उसके बाद जब मेरा बेबी हुआ ना 2018 में, और मेरी मिग्रेन की एपिसोड्स बहुत ज़्यादा हो गई। मेरी महीने में 2 एपिसोड होनी शुरू हो गई। और वो 2 एपिसोड्स में, मतलब 3 दिन एक एपिसोड के लगते थे, और मैं फिर डाइक्लोराइन लगवाती थी तीनों डेज़ में। और
ऊपर से जब मैं ड्रीम, और ये मुझे ना, मैं थोड़ा सा भी सोती थी तो मुझे इतना ख़राब ड्रीम आता था। फिर उस ड्रीम के बाद मेरा ना रिजवान को देखने को दिल भी नहीं करता था, और हमारी शुरू के 2 साल में बहुत लड़ाइयाँ हुई। अब मैं इसको बताती थी मुझे ना ऐसे ड्रीम्स आते हैं, तो ये मुझे कहता था एंटी साइकोटिक ले लो, ये ले लो, वो ले लो। अच्छा, मैंने इसको कहा मैंने ना नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई भी मेडिसिन नहीं खानी, वो ना ब्रेन को ना सुला देती है, मेरे इमोशंस और सारे ना ख़त्म हो जाएंगे और मैं डेड बन के बैठ जाऊंगी। तो एक दफ़ा तो ना फिर मेरा बेबी आ गया, मेरे से ना फिर बेबी भी नहीं देखा जाता था। फिर मैंने बहरिया में जॉब करती थी, मैंने बहरिया में मुझसे एक पेशेंट सही नहीं देखा गया, रात में पता नहीं 3 बजे आया। तो उसके बाद मैंने सोचा मैं ना अभी जॉब नहीं करती ना, क्योंकि जब मैं इतनी पेन में उठती थी तो किसी को मेरी कोई फीलिंग, मेरा सारा दिन ख़राब होता था, मेरा अगला दिन ख़राब होता था, फिर वैसे गंदा सा ड्रीम, बहुत बुरा ड्रीम। और फिर ऐसे होना शुरू हुआ कि जो मैं फिर मुझे ना लोगों के फेस बहुत खौफनाक नज़र आने शुरू हुए। अब मैं इतना खौफनाक फेस देख के उठती थी और मैं ना पागल हुई होती थी सुबह के टाइम पे। और रिजवान को ना मेरी कोई चीज़ समझ नहीं आती थी, इसको मेरी कोई फीलिंग समझ नहीं आती थी। अब मैं किसी को बताती भी नहीं थी। अब मैं जिसको मैं बताऊँ वो मुझे कहेगा अच्छा ये ना पागल है, और ये भी मुझे यही समझता होता था। वैसे अब मानेगा नहीं कि ये समझता था, लेकिन ये मुझे पागल ही समझता होता था। तो आप ड्रीम्स बता देती थी ना कि मैंने ऐसे देखा है? मैंने ना इससे रिलेटेड जो सेक्सुअल ड्रीम्स थे ना वो मैंने इसको नहीं बताए थे। फिर मुझे ना मेरे एक माइंड में था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि आप बुरा ड्रीम देखें ना तो उसे आप नहीं बताएं और लेफ़्ट साइड पे स्पिट करें और शैतान से पनाह मांगे। पहले मैंने ना नहीं बताती थी ना, फिर मेरी डेली लाइफ के जो इवेंट्स हैं वो मुझे नज़र आने शुरू हुए और वो वैसे ही होने शुरू हो गए। और मैंने देखा कि पहले ड्रीम आता था फिर वैसे होता था। अच्छा, और वो अच्छी चीज़ें भी होती थी या बस सारी तबाहकुन चीज़ें थी, खौफनाक चीज़ें थी कि गलती हो गई, पहले नज़र आ गई फिर गलती हो गई, या कोई किसी के नहीं अच्छा भी होता था, अच्छे भी होते थे, अच्छा भी होता था, बुरा भी होता था। और मुझे लोगों के अच्छे फेस भी नज़र आते थे और बहुत खौफनाक फेस भी नज़र आते थे। खौफनाक मतलब ड्रोने जिन्नाती सर इतने खौफनाक होते थे सीरियसली। जानवरों वाले, हाँ जानवरों वाले भी थे, जिन वाले भी थे, बहुत ब्लैक भी नज़र आते थे, इतने ब्लैक कि मैं कहूँ। और मैं उनको चीख के कह रही होती थी तुम लोगों ने ये क्यों किया। बस उसका फेस ख़राब होता था मेरे सामने और मैं उसको इतनी पेन में चीख के कह रही होती थी ड्रीम में तुमने ये क्यों किया। अच्छा, वो ड्रीम में नजर आते थे, रियल में ऑफिस रियल में नहीं था। नहीं सर, रियल में बिल्कुल ठीक था, ये सिर्फ ड्रीम्स होते थे मेरे। फिर मैंने ना रिजवान 2 साल मेरी शादी के गुजर गए। फिर मेरे एक दिन मैं इतनी डेड उठी कि मैंने अपना बच्चा भी नहीं देखा ना, वो मेरे पास आने की कोशिश कर रहा था। तो मैं बस ना अपना मुंह बना के बैठी थी। अच्छा कि मैंने अब फिर कि ना मेरी लाइफ डिज़ास्टर में जाई जा रही है। मैंने रिजवान को कहा कि मैंने ना तुमसे अब बात नहीं करनी, तुम ऐसे करो डॉक्टर आसिम को जाके बताओ, दुनिया में कोई तो होगा ना जिसको कुछ पता होगा। इसने ना मुझे डॉक्टर आसिम की कुछ बातें बताई हुई थी कि वो हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं, सर उनसे ये बात करते हैं या वो बात करते हैं। तो मुझे लगा शायद सर ये अंडरस्टैंड करेंगे। तो मैंने इसको कहा देखो तुम बस एक दफ़ा ना बात करके आ जाओ, सर को ये बता दो कि ये हो रहा है। इसको लगता था पता नहीं मेरी इंसल्ट हो जाएगी, उनको लगेगा इसकी बेगम जो है ना पागल है, ये बताता ही नहीं था सर को। हालांकि मैं इसको कई दफ़ा कहा। जब ड्रीम आता था तभी सर दर्द होती थी बाद में? फिर नहीं सर, ड्रीम तो ऐसे है कि मैं थोड़ी देर भी सोऊं तो मुझे ड्रीम आता है। तो ड्रीम तो हर वक्त आता है। तो हेडेक जो है ना, अब फिर जब मैं आपके पास जब ये मैंने इसको कहा ना कि डॉक्टर आसिम को जाके बताओ, तब मेरी हेडेक इतनी ज़्यादा हो गई थी कि मेरे मतलब एक मंथ में 4 एपिसोड्स मेरी हो रही थी, 3 to 4, और एक एपिसोड मेरी 3 डेज़ की होती थी। मतलब कि सारा महीना मैं बेड पे गुजार रही थी और मैं स्क्रीन नहीं देख पाती थी। स्क्रीन मतलब मैंने रिटर्न देना था, मैंने हाँ रिटर्न पे मुझे सारा कुछ पढ़ना पड़ता था फ़ोन पे, और आधे घंटे से ज़्यादा मैं स्क्रीन नहीं देख पाती थी, मुझे बहुत सर दर्द शुरू हो जाता था। फिर इसने रिजवान ने डॉक्टर आसिम से बात की, तो डॉक्टर आसिम ने कहा उसको सूरह रहमान सुनाओ। इसने मुझे आगे बताया तो मैंने कहा अच्छा मैं सुनती हूँ ना। लेकिन फिर नेक्स्ट डे इसने मुझे आके कहा डॉक्टर आसिम ने कहा इसको डॉक्टर जावेद के पास ले जाओ। तो फिर आपका टाइम लिया। लेकिन आपने सूरह रहमान सुनी वैसे? नहीं सुनी थी, क्योंकि नेक्स्ट डे उन्होंने कह दिया था कि डॉक्टर जावेद के पास ले जाओ इसको।
मतलब आपके पास आने से पहले मैंने सूरह रहमान नहीं सुनी हुई थी। फिर आपके पास मैं आई थी, आपने मुझे दुआ करवाई थी। वो बिल्कुल नई चीज़ थी मेरे लिए, उसका मुझे नहीं पता था कि ये क्या होता है। और हाँ, फिर मैंने आपको अपना ड्रीम्स बताए। जब मैंने आपको ड्रीम्स बताए ना, तो आपने मुझे कहा आपने मुझे कहा था तुम ना 25% की हकदार हो और तुम्हें 100% मिला हुआ है। तो नहीं, आपने मुझे कहा था इसको इतना 4 शादियों की इजाज़त है और तुम सिर्फ 25% की हकदार हो और तुमने 100% पे कब्जा किया हुआ है। मुझे लगा मैं कहाँ आ गई ना, ये अब अच्छा तो जाए 25% भी, मुझे क्या है। ये मैंने सोचा अपने जहन में ना, मैंने एमी शादी कर ली। मैं ये सोचती होती थी मैंने एमी शादी कर ली ना, ये मैं फंस गई हूँ शादी करके, मैं पता नहीं क्या हो गया मुझे। नहीं, ये सर दर्द वगैरह तो शादी से पहले से था सर, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम थी। शादी से पहले कम, लेकिन था बस ये रिजवान की वजह से आपको बीमारी नहीं लगी ना, शादी के बाद नहीं, ये पहले से था। जी पहले था लेकिन कम था ज़रा। हाँ जी। और आप कितने बहन भाई हैं आप लोग? हम लोग 4 हैं। सगे बहन भाई? हाँ जी। 4 हैं। लेकिन आपके बाकी किसी बहन भाई को इस तरह का मसला नहीं था? आप कौन से नंबर थे? सबसे बड़ी हैं? हाँ जी, सबसे बड़ी। और अम्मी अबू हयात थे जब ये मसला शुरू हुआ था? नहीं, मैं जब 10th में थी तो मेरी मदर की डेथ हो गई थी। तो जब मेरे फादर की डेथ 2012 में हुई थी, उनकी डेथ के बाद मेरी 2013 में शुरू हुआ था ये। तो आप लोगों के घर में आप ही बड़ी थी, अम्मी अबू दोनों नहीं रहे, तो घर में फिर कौन थे? सर, मैं ना 8th क्लास में थी तो मैं अपने मामू के पास आ गई थी। क्यों? तो वैसे ही मामू के पास बच्चे नहीं थे? हाँ जी, उनके पास बेबीज़ नहीं थे, तो अम्मी ने मुझे नानों के पास छोड़ दिया। रहती मैं नानों के पास थी, मेरा फाइनेंस मामू अफोर्ड करते थे। लेकिन आपको ये पता था कि ये मेरे मामू हैं, अम्मी अबू मेरे वही हैं? हाँ जी, हाँ जी। बड़ी होके आई थी? हाँ जी, बड़ी होके आई थी। और उसमें आपको कोई इतराज़ नहीं था कि अगर आप वहाँ रह रही थी? नहीं, मैं खुद ही आई थी, खुद ही मैंने कहा था मुझे भेज दे। कोई नहीं, मेरे मामू मुमानी भी थी? हाँ जी, मुमानी भी थी। उन दोनों के साथ आप खुश रह रही? मैं उनके पास नहीं रहती थी, उनका सेपरेट घर था नानों से। रहती मैं नानों के पास थी, नानों मेरे दूसरे मामू के पास थी। हाँ। तो मैं नानों के पास रहती थी। लेकिन मेरा फाइनेंस जो है ना, मेरे वो वाले मामू अफोर्ड करते थे जिनके बेबीज़ नहीं थे। जिनके बेबीज़ नहीं थे। लेकिन आप उनकी तरफ कभी कभार जाती थी, उनके घर हाँ जी, कभी कभी चली जाती थी। ले जाते थे? मैं इतना किसी के घर भी नहीं जाती थी सर, मैं बस अपने कमरे में रहती थी। ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराती थी? आपको डॉक्टर बनने का और दुखी इंसानियत का, खिदमत का शौक था? आप डॉक्टरी कर रही थी ना, पढ़ रही थी ज़्यादा यानी? नहीं सर, मैं नानों के घर तो मैं FSC तक रही हूँ, फिर मैं यहाँ अल्लामा इकबाल आ गई थी। अच्छा। यहाँ पे फिर मैं हॉस्टल में रही थी। किस ईयर में आई आप? 2006 में मेरा MBBS में एडमिशन हुआ था ना यहाँ पे। अच्छा, 2007। तो ये 2013 तो आप तकरीबन MBBS पास कर गई फिर? सॉरी सर, 2013 में शुरू हुई ना हेडेक, तो उस वक्त तो आप फाइनल ईयर में आ गई हुई थी? नहीं सर, मैंने 2012 में हाउस जॉब ख़त्म की थी। अच्छा। और 13 में मैं पार्ट 1 की तैयारी करने गई थी नानों के पास वापस। तो तब मेरी हेडेक स्टार्ट हुई थी और मेरी हाउस जॉब के दौरान ही मेरे फादर की डेथ हो गई थी। हाउस जॉब के दौरान अबू भी चले गए? हाँ जी। अच्छा। फिर 13 में मैंने पार्ट 1 किया था। वसीम, मैं इसको कही जा रहा हूँ, पता नहीं क्यों मैं इसे वसीम कहता हूँ, पहले घर भी वहाँ भी आता था तो वसीम। मैं सिर्फ आपके नाम की वजह से नहीं कहता, असल में रिजवान नाम के जितने भी डॉक्टर्स हैं वो मुझे जल्दी छोड़ जाते हैं, ये मुझे चिपका रहा है, मैं डरते हुए से रिजवान नहीं कहता। तो और ये चला गया जब, तो मैं कहा ठीक है, 2-3 साल तुम लोग गायब रहे हो ना बीच में, 2 साल तो फिर मैंने कहा अच्छा रिजवान कहते सर, वो एक मेरा ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड था जन्नत के दरोगा को। हाँ, जब हंडिया तैयार हो जाती है ना, उसे दम दिया जाता है। दम फिर टाइम पे खोलना होता है। तो खैर, तो रिजवान जो है ये आपके कज़न है, आउट ऑफ फैमिली है? सर, आउट ऑफ फैमिली है। अच्छा, ये आउट ऑफ फैमिली थे। और आपकी शादी इनसे 2016 में जाके हुई है? हाँ जी, ट्रेनिंग कर रहे थे आप? हाँ जी। और पहली मुलाकात कब हुई थी? आपने जाना कब था कि ये रिजवान है? ये आप सर, हाउस जॉब में, ये मैंने ICU में हाउस जॉब की थी। अच्छा, ये वहाँ पे था, ये उस वक्त 2012 में। ये उस वक्त वहाँ पे था, हाउस जॉब वगैरह कर रहा था। और आपने कोई लिफ्ट नहीं कराई ना? कोई ऐसी तो नहीं थी 2013 में जब आप घर चली गई हाउस जॉब के बाद, अबू फौत हो गए थे नानों के घर, फिर तैयारी कर रही थी पार्ट 1 की, तो ये याद नहीं आता था? सर, मैंने तो इसको कभी ऐसे देखा ही नहीं था। मेरी मतलब तो इससे नहीं, मेरी इससे 2016 में बात हुई थी पहली दफ़ा ना? तो फिर 2016 में आप 16 में शादी वाली बात हुई और फिर निकाह? हाँ जी। इन्होंने दोबारा आपको ढूंढ लिया, आपने वहीं जिना में ट्रेनिंग शुरू की थी? हाँ जी, वहीं पे की। तो इसलिए फिर आपस में जाहिर बात है आप PG1 हो गई गायनी की। सर, ये तो वहाँ पे नहीं था। तो फिर ये कहाँ से आ गया? सर, ये शरीफ सिटी में था। मैं बताती हूँ आपको मेरी इसके साथ शादी कैसे हुई थी। हाँ। मुझे ना ये आपकी ज़िंदगी में कब पैदा हुआ, मतलब ये कब आया सीन में? सर, मुझे ना
अच्छा जब मैं हाउस में थी ना, मुझे अपने सर्जरी के कोई पीजी अच्छे लगे ना, तो वो मुझे बहुत अच्छे लगे। तो मैंने इनको कहा अच्छा शादी कर लेना, तो उन्होंने कहा नहीं मैंने नहीं करनी ना। अच्छा फिर मैं घर चली गई नानों के पास तैयारी करने। फिर मैं ट्रेनिंग करने आ गई। मैं उनसे मिलती नहीं थी, लेकिन मैं ना अल्लाह मियाँ को बहुत कहती थी, अल्लाह मियाँ जी मेरी ना इससे शादी करा दें बस किसी तरह ना। वो जो कोई सर्जरी वाला था? हाँ जी। वो सुन रहा है रिजवान? नहीं, हाँ इसको पता है। अच्छा इसको पता है, खैर ठीक है। ये सही जन्नत का दरोगा लगा हुआ है। जन्नत के दरोगा का नाम है रिजवान, जो जन्नत के दरवाजे पे होता है ना, वो रिजवान। सर मैंने ये आपको पहले भी बताया था, जब मैं आपसे फर्स्ट टाइम मिलने आई थी ना क्लिनिक पे, तो मैंने आपको सारा ये बताया था, इसके सामने ही बताया था। इसको पता भी है, इसको मैंने खुद ही भी बता दिया था। बेटा मैं उस वक्त बहुत बूढ़ा होता था, मुझे याददाश्त नहीं इतनी, मैं बाद में जवान हुआ जी। फिर सर ऐसे हुआ कि फिर उसने नहीं की मुझसे शादी, तो मैं ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई। मैं एक साइकाइट्रिस्ट के पास गई, उसको मैंने बताया ना, उसने मुझे कहा कि अभी जो आपने मुझे अपनी कंडीशन बताई ना, अभी आपकी नानो हैं, आप ना शादी कर लें। अगर आपकी नानो नहीं होंगी ना, फिर आपकी कोई शादी नहीं करेगा। अच्छा। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मैंने उस बंदे को दोबारा अप्रोच किया, उसको मैंने कहा अच्छा कर लो ना शादी। तो उसने कहा नहीं मैंने नहीं करनी ना। तो फिर उसने खुद ही शादी कर ली किसी और से ना। स्मार्ट आदमी था वो, मतलब क्या उसमें आपको पसंद आता था? मेरे में उसमें से क्या कौन सी चीज़ें नहीं है? सर आपको कुछ नहीं है, मुझे नहीं पता उसमें क्या था। मैं अपने लिए तो पूछ रहा, मैं रिजवान का पूछ रहा हूँ कि रिजवान में कौन कौन सी चीज़ें वो हैं। सर मैं आपको बताती हूँ ये। अच्छा फिर ना उसके बाद ये हुआ कि अच्छा उसने शादी कर ली ना, तो मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई। मैंने नानो को कहा नानो किसी से भी मेरी शादी कर देना, बस मेरी 1 महीने में शादी कर दें। तो सेक्रेटरी साहब का कहा हुआ आपने जो है ना वो फरमान समझ लिया। आप इतनी माशाल्लाह, मतलब आपने उसकी बात नहीं, मुझे ना सेंस हो रहा था, मुझे थोड़ा सा फीलिंग आई नानो जो है ना, नानो बहुत बूढ़ी हो गई हैं अब, नानो फोत हो गई, फिर क्या होगा ना। तो नहीं, मैंने नानो को कहा मेरी ना 1 महीने में शादी कर दें। अच्छा। तो नानो ने कहा, नानो ने एक पता नहीं किसी फैमिली को दिखाया, उन्होंने बाद में ना कहा कि नहीं हमने तो इस कास्ट में नहीं करना। अच्छा। तो मैं रात को ना बहुत रोई। मैंने कहा ऐसे नहीं हो सकता कि मुझे कोई देखने आए, इतनी भी कोई गई गुजरी नहीं हो ना कि अब मुझे लोग देखने आएंगे ऐसे। तो रिजवान ने ना 2012 में ना, जब मैं इसके साथ हाउस जॉब करती थी ना, इसने मुझे एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी फेसबुक पे, जो मैं तो फ्रेंड देखती नहीं होती थी। ऐसे ही मैं अपनी ड्यूटी पे थी 2016 में ना, तो मैंने ऐसे ही देखा फ्रेंड रिक्वेस्ट में ना मैंने कहा अच्छा इसने मुझे तब फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी 4 साल पहले। वो अभी भी पड़ी हुई थी? हाँ जी। वो अभी तारों से लटका हुआ था, जिस तरह कई बार तार से लटका होता है ना एक पर के साथ, तो अभी वहीं लटका हुआ था। फिर मैंने ना फेसबुक की तारों पे। अच्छा मैंने वो एक्सेप्ट की। जब मैंने एक्सेप्ट की ना, तो ये इसकी मुझे तो कुछ पिक्चर्स नजर आई, ये कहीं उम्रा करने गया हुआ था। तेरा पला हो जाए। अच्छा। इसको मैंने ना मैसेज किया, मैंने कहा ये तो नेक हाजा नेकुन नेक ही चाह रही थी। मैं अगर आप में से कोई ऑफेंड हो रहा है या ऑनलाइन वाले भी कि डॉक्टर साहब बोलने नहीं उसको दे रहे, क्यों उसको इंटरप्ट कर रहे हैं, मैं आप लोगों को अपनी एक्साइटमेंट बता नहीं सकता। शी इज़ नॉट द हीरा आई डेल्ट विद इन द लास्ट फर्स्ट 3-4 ईयर्स। और 3 साल के बाद फिर मैंने मिलना या इन्होंने मिलना छोड़ दिया, या मैं खामोशी से वहाँ से बोरिया बिस्तर लेकर निकल गया। और ये ज़ाहिर बात है आसिम साहब ने बताया होगा कि सर चुप करके निकल जाते होते हैं। नहीं सर, बोरिया बिस्तरा लेके नहीं निकले थे आप। मैं आपको बताती हूँ आप किस कदर मेरे सर पे सवार थे। और इसके इतने सवाल और जो कुछ होता था ना, वो घंटे 1.5 की जो मीटिंग होती थी क्लिनिक की, एक मैं उस बंदे को सोचता था कि यार इसकी बर्दाश्त की हद है, ठीक है, और ये मेरी तरफ ऐसी नज़रों से, इंटेंसिव केयर का ये बंदा, और ये मुझे आगे से इंटेंसिविस्ट समझ रहा है, तो कह रहा है कि सर जी कुछ करो। और हिरा वाज, खैर उन्हें तो याद ही नहीं है। जी जी मुझे खुद सर मतलब मुझे याद है, मैं आपको बताती हूँ, मुझे ये सारी चीज़ें याद हैं। अच्छा फिर मैंने ना इसको मैंने जब उन्होंने कहा ना हमने इसकी कास्ट में शादी नहीं करनी, अच्छा मैंने इसको जब फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की, मैंने कहा अच्छा तुम क्या कर रहे हो ना, इसने मुझे कहा मैं शरीफ सिटी में कर रहा हूँ, ट्रेनिंग कर रहा हूँ। तो मैंने कहा अच्छा तुमने शादी कर ली है? तो कहता है नहीं अभी तो तुम मेरे लिए लड़की ढूंढो। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो तब मेरा कोई प्लान नहीं था, मैं इसको क्या कहूँगी। ये उम्रा कर चुका था ये? हाँ आया था, वापस आया था ये। और गैर महरम औरतों से फेसबुक में ये बातें कर रहा है।
हाँ नहीं सर, मैंने उससे पूछा था ना, क्वेश्चन पूछा था, ऐसे कोलीग पूछा था मैंने उससे। हाँ तो मैंने तो ये आगे से आपको रिश्ते कराने वाली माई समझ रहा है, मेरे लिए लड़की ढूंढो, ये तरीके होते हैं ना बात करने के। अच्छा समझा करें ना, आपको पता नहीं है। अच्छा फिर ये हुआ कि जब वो नानू ने वो प्रपोजल मुझे दिखाया, उन्होंने कहा हमने कास्ट में शादी नहीं करनी, फिर मैं रात को ना 1 बजे रो रही थी। तो मैंने कहा अच्छा इस डॉक्टर ने कहा अच्छा मैंने कहा जिसके लिए मैंने इतनी सारी दुआएं मांगी ना, उसने भी तो मुझे रिजेक्ट किया ना, अब इसने भी ऐसे किया ना, तो मैं इसको कहती हूँ कि तुम मेरे से शादी कर लो। शाबाश है। रात को 1 बजे से मैंने इसको मैसेज किया, तुमने मेरे बारे में सोच सकते हो। तो लड़की ढूंढ लिया मैंने। अब मैं इतनी दुखी बैठी थी, मैंने कहा अच्छा कुछ नहीं होता ना, रिजेक्ट ही कर देगा ना। थोड़ा सा मेरे से अगर मिलती तो मैंने कहा तुम्हें से कहो कि ये जो तस्वीर में तुम खाना काबा के ऊपर जो दुआ मांग रहे थे ना, मुझे पता चला है वो कबूल हो गई यार, वो मैं ही हूँ, ठीक है चलो कोई बात नहीं, जाओ बख्शा तुम्हें। बंदा मुकर नहीं सकता कि उन्हें खाने काबे जी दुआ नहीं है नहीं मांगी, फिर वो बंदे एवं ही अपने आप को वली अल्लाह समझना शुरू होता है, कहते हाँ मैंने वही दुआ मांगी थी। खैर तुमने सीधा ही कह दिया। हाँ मैंने तुम मेरे बारे में ना सोच सकते हो अगर तुमने शादी करनी है तो इसने वो मैंने रात को 1 बजे मैंने रोते हुए इसको मैसेज किया, मैंने कहा अच्छा रिजेक्ट ही कर देगा ना, तो पहले जिसको मैंने मांगा उसने भी रिजेक्ट ही किया हुआ था, छोड़ो परे। तो इसने 3-4 दिन ना मुझे जवाब ही नहीं दिया। 4 दिन बाद मैंने इसको दोबारा पूछा, मैंने कहा मैंने तुमसे एक चीज़ पूछी है, तुमने मुझे जवाब क्यों नहीं दिया? आगे से कहते हैं मिल के डिसाइड करते हैं ना। मैंने कहा देखो अगर तुमने मुझे ये बताना है ना कि मेरे अब्बा जी नहीं मान रहे या नहीं मान रहे, तो तुम मुझे भी बता दो, मिलने की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे बाद में ये ना कहना मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और मेरे अब्बा जी नहीं मान रहे हैं ना। अगर तो तुमने करनी है पहले ही अब्बा जी को पूछ के आओ। हाँ तुमने अगर करनी है तो फिर मुझसे मिल लो, और अगर तुम्हें लगता है तुम्हारे फादर मान जाएंगे और वो या फिर उनसे पहले पूछ लो तो फिर मेरे से मिलना। तो इसने कहा हाँ चलो मिलकर डिसाइड कर लेते हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है। कैमरा कंट्रोल किसके पास? आप खाना खाई जा रही हैं? इतना ज़बरदस्त इंटरव्यू चल रहा है, बीचों दी शक्ल दिखाओ थोड़ी थोड़ी देर। जब ये कहती मैंने से ये कहो दी शक्ल देखने लगी, तुझे सुते पे हो तो जी जी जारी रखें शायद। इसने मुझे कहा जी हाँ, इसने मुझे अच्छा मैंने कहा कहाँ मिलना है? कहते हैं मैंने इसको कहा हॉस्पिटल आ जाओ, क्या ये जो हमारा शाहीन मॉल था। तो कहता है नहीं सारे देखेंगे फिर जगह कहाँ पे होएगी। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। फिर हम ना पीसी में मिले थे पहली दफ़ा। तो इसने मुझे कहा हाँ चलो, मैंने इसको कहा हाँ पक्का है ना आप तुमने करनी है शादी? इसने कहा हाँ करनी है, मान जाएंगे। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर मान गए इसके फादर, फिर हमारी शादी हो गई। शादी नहीं हुई, निकाह हुआ था हमारा। अच्छा जब हमारा निकाह हुआ ना उसके बाद से मुझे ये वाले ड्रीम्स ना आने शुरू हो गए, इसके वाले ना। तो मैं बड़ी दुखी उठती थी फिर। और वो ना हमारी रुखसती के बाद यार 2 कैमरे हैं, एक को दे क्लोजअप थे, एक को दे क्लोजअप थे। जब उसके एक्सप्रेशन आए फिर इसके आए तो उन्होंने क्या क्या डायरेक्शन दूँ यार। मैं पहली बारी पता लगा कंजर है, डॉक्टर बन के बैठा अच्छा वो स्क्रीन खराब है बेटा, तू गाज जारी रख, मज़ा ख़राब लोगों का करना ही करना है मैंने जी। और फिर जो है ना जब हमारी रुखसती होगी फिर भी मेरे ड्रीम्स इतने ज़्यादा ये वाले ना ख़राब हो गए थे। अच्छा शादी के बाद फिर ड्रीम खराब होना शुरू हो गए? ये पहले नहीं आए? नहीं सर, निकाह से पहले तो मुझे इससे कोई ड्रीम नहीं आते थे। तो निकाह के बाद ना मुझे इसके ये ख़राब वाले ड्रीम्स आने शुरू हो गए। आप दोनों अकेले रहते थे या फैमिली इनकी या आपकी फैमिली भी साथ थी? अब शादी के बाद रुखसती हो गई ना शादी के? नहीं अभी अच्छा नहीं सर, वो भावल नगर हैं। अच्छा तो हम लोग यहाँ रहते थे। आप दोनों ही थे घर में? इसकी भी ट्रेनिंग चल रही थी उस वक्त, मेरी भी ट्रेनिंग चल रही थी। फिर ये इसकी ट्रेनिंग के साथ ना ये बहरिया भी जाता था। ये 2-3 दिन तो आता नहीं था घर। तो मैं अकेली घर में डरती थी। फिर मैंने ना एक और जॉब स्टार्ट कर दी अपनी ट्रेनिंग के साथ हिजाज हॉस्पिटल में, कि अच्छा ये नहीं आएगा मैं क्या घर में करूँगी। फिर मेरी प्रेगनेंसी हो गई। उसमें सब मेरी प्रेगनेंसी में भी और हर चीज़ में ना ये वाले मेरे ड्रीम्स चलते रहते थे। तो मैं उनको इग्नोर करती थी, मैं पेन में जाती थी। फिर मैं कहती थी, फिर मैंने इसको एक दफ़ा बताया भी मुझे ऐसे ड्रीम्स आते हैं, नहीं माना। फिर 2018 में ना मेरी नानो की डेथ हो गई। उसके बाद तो जो मेरी मिग्रेन की एपिसोड्स हुई हैं, उसके बाद बहुत एपिसोड्स मेरी, जो मैंने आपको बताया कि महीने में 4 होती थी जब मैं आपके पास आई। और मैं 3 दिन एक एपिसोड में 3 दिन बेड पे रहती थी और मैं स्क्रीन नहीं देख पाती थी। और ऊपर से मुझे ये टेंशन पड़ी हुई थी इसकी। आप सोचिए मैंने इसकी वजह से मैं इतनी दुखी थी। मैंने ना कहा कि अच्छा मैं ना जाती हूँ, मैं ना अल्लाह मियाँ के घर जाती हूँ। और मैं इतनी दुख में थी। मैंने इसको कहा तुमने किसी को नहीं बताना हमने हज पे जाना है। और मतलब मेरे घर में किसी को नहीं पता था, मैं मामू को या किसी को भी बता के नहीं गई। मैंने कहा तुमने भी नहीं जाना। एक्चुअली वो ना इसको मैंने फिर आगे से धमकी लगाई कि देखो इसको स्पॉन्सर मैं कर रही हूँ, अगर मैं स्पॉन्सर कर रही हूँ ना तो
तुम मेरी बात मानोगे, तुमने किसी को नहीं बताना कि हम हज पे जा रहे हैं, मैं बस जा रही हूँ। छुप के करने वाला काम क्यों बनाया आपने? सर मैं हज करने नहीं जा रही थी, मैं ना रोना पीटना डालने जा रही थी उसको आगे बस कर दे, अपने बस कर दे, मेरी बात हो गई है। हाँ, अब सोचे मुझे लगता भी नहीं है ना मैंने हज किया है, मैं बस ना चक्कर काटती थी उसके गिर्द काबा के। और मुझे हज से स्टार्ट से मेरी फैमिली थी हमारे साथ, उन्होंने कहा कि अच्छा उम्रा यहाँ से करें ना तो इतना सवाब होता है। मैंने कहा अच्छा सवाब भी होता है, मैंने तो अभी तक ये सोचा ही नहीं कि मैं कोई सवाब करने आई हूँ या ये क्या है। तो मैंने किसी को हज का नहीं बताया ना, तो जब मैं वापस आई तो सारे नाराज़ थे मेरे से कि अच्छा इसने किसी को नहीं बताया या ये किसी से मिली नहीं, मिल के भी नहीं गई। तो मैंने कहा नहीं, मैंने तो मिलना ही नहीं था और पता नहीं कौन सा मैं हज करके आई हूँ। मैं तो मैं उसको कहने की थी कि देखें अगर मेरे साथ ये इसको रखना है ना, तो अगर इसने ऐसे ही रहना है, ऊपर से ये पता नहीं क्या था, ये थोड़ा सा आकड़ खान था। तो मैं ना बहुत और भी पेन में जाती थी। तो मैंने अल्लाह मियाँ को कहा कि अच्छा अगर ऊपर से ना मैं पहले अकेला इतना रही थी कि ये जब मुझे मिला ना तो मैं फिदा हो गई इसमें ना, तो मैं इसके पीछे बड़ा भागना शुरू हो गई। तो फिर अल्लाह मियाँ को मैंने क्या कहा, हाँ अल्लाह मियाँ को मैंने कहा कि अच्छा इस बंदे से ना फिर मुझे पेन मिलनी शुरू हो गई। तो मैंने उसको कहा कि अगर मुझे पेन में इसके साथ रखना है ना, तो अगर इस बंदे को इसी तरह से मेरे साथ रखना है कि ये मुझे पेन देगा, तो इसको मेरे साथ ना रखें। मैंने पेन ही लेनी है ना, तो फिर मैं दूसरा रास्ता ले लूँगी, कोई बात नहीं। तो फिर क्योंकि मुझे लगता था कि जैसे किसी इंसान को पालना उसके पेरेंट्स का काम है ना, लेकिन मुझे अल्लाह मियाँ ने मेरे पेरेंट्स के थ्रू नहीं पाला था, मुझे किसी और नहीं पाला ना। तो फिर मुझे उस चीज़ से पता चला कि पालता तो आपको अल्लाह मियाँ ही होता है। तो इससे भी मैंने सोचा कि अच्छा ये अगर मुझे पेन में रखेगा तो फिर कोई बात नहीं, अल्लाह मियाँ ने तब मुझे पकड़ लिया था तो अब भी पकड़ लेगा। फिर जब हम वहाँ से मैं वापस आई तो फिर ये जब आपके पास इसने चक्कर लगाया ना, जब हमारा हज किस ईयर में किया? 2019 में किया। उस वक्त आप मेरे से नहीं मिले थे? आपसे नहीं मिले थे, हाँ जी। उसके बाद आके मेरी एपिसोड्स और भी ज़्यादा हो गई। हज से आके उल्टा बढ़ गया मसला, मर्ज बढ़ता गया जूं दुआ की। हाँ जी, हज से आगे और ही बढ़ गया मसला। हाँ जी, ज़्यादा हो गया था, मेरी एपिसोड्स भी ज़्यादा हो गई थी, मेरे ड्रीम्स भी बहुत ज़्यादा हो गए थे। फिर जब मैं आपसे मिली ना, आपने कहा अच्छा तुम ना 25% की डिज़र्व करती हो, लेकिन तुमने 100% लिया हुआ है। तो मेरे सर को देख के कहा सर मैंने ना रोना शुरू कर देना है अगर आपने दोबारा ये कहा। तो फिर ना सर ने मैंने कहा सर मैं ना मुझे इस तरह से ड्रीम्स आते हैं, मैं सूरह फलक और नास भी पढ़ती हूँ। सर ने कहा कि तुमने सूरह निसा की पता नहीं 3rd या 5th आयत पढ़ी हुई है, 3rd आयत पढ़ी हुई है। मैंने कहा नहीं सर। सर ने मुझे कहा जेड़ी तेरे लिए आई है वो तू पढ़ी नहीं हैगी, ते दूसरियां तो पढ़ी जानी है। बड़ा याद है तुझे? तो सर जुमले बड़ा याद है मुझे आपके, मैं आपको भी सुनाती हूँ जो उनसे आपने मुझे बोले हुए ना। तो असल में साथ में उसको भी टीके लगा रहा होता था। हाँ जी, हाँ ये सर ने ना इसको बहुत सीधा किया, वो फर्स्ट मीटिंग में सीधा कर दिया था। फिर सर ने मुझे कहा अब ये सारे लाहौर की खवातीन ने ना अपने बंदे मेरे पास लाने शुरू कर दिए। सर ने मुझे कहा कुछ नहीं है। सर को मैंने ड्रीम्स बताया ना कि मुझे इस तरह के इससे रिलेटेड आते हैं। सर ने मुझे कहा तेरा ही है, कुछ नहीं करता ते और क्या कहा था, कुछ नहीं करेगा, तेरा ही है, कहीं नहीं जाता। हाँ कहीं नहीं जाता। तो सर ने ये जुमला बोला, मैं इतनी रिलैक्स हो गई, मुझे लगा दुनिया ही बदल गई है, मुझे लगा कि अब तो कुछ नहीं होगा। ये ड्रीम्स ना फिर मैंने, और उसके बाद से ना मैंने ड्रीम्स ये जो इससे रिलेटेड, ये ऐसे नहीं हुआ था कि वो सडनली आने बंद हो गए थे, वो सडनली आने बंद नहीं हुए थे, लेकिन इस जुमले ने इन 5 सालों में ना मैंने इस चीज़ को इग्नोर करना शुरू कर दिया था। और मैंने कहा नहीं होगा ना, छोड़ो परे। सर ने कहा था कुछ नहीं होगा। तो फिर और सर ने मुझे ना कहा कि तुम ना ये तस्बीहां तो बंद करो। मैंने सोचा सर को पता नहीं कैसे पता चल गया मैं तस्बीहां करती हूँ ना, तो मैंने कहा अच्छा सर ठीक है। सर ने मुझे दुआ कराई थी, सर ने मुझे कहा अच्छा सबको माफ़ करो ना।
अच्छा सर, मैंने सोचा अच्छा किस किस को माफ़ करना है, फिर मेरा एक आंसू निकला बस, और बस मैंने माफ़ कर दिए सारे। वो एक आंसू ही अल्लाह को इसका इंतज़ार होता है। सर ने कहा पानी कैसा है, मैंने कहा सर ठीक है, नॉर्मल जैसा होता है, कुछ भी नहीं है इसको, जैसा पानी होता है ना वैसा ही था। तो फिर सर ने मुझे कहा कि अच्छा तुमने ना अली हक करना है, 7 days 5 times पढ़ना है। तो मैंने कहा ठीक है। और सर ने मुझे क्या कहा था, सर ने मुझे कॉनकोर्स स्टार्ट कराई थी, और सर ने मुझे, एक सेकंड मैंने लिखा हुआ है सारा, सर ने मुझे ना, हाँ सर ने मुझे कहा था कि आपने ग्रीनरी के पास रहना है, और सर ने मुझे कहा नमाज तेरी कायम नहीं हैगी तो तू ना तस्वीयाँ पढ़नियाँ शुरू कीतियाँ हुई हैं। और सर ने मुझे कहा कि सर ने ना मेरी लाइफ का एक सीक्वेंस बोला था उस वक्त, वो मुझे याद नहीं है कि पहले ये होगा फिर ये होगा फिर ये होगा, उसमें से 2-3 बातें मुझे याद थी। अभी ना मैं बाकी याद करने की कोशिश करती हूँ, वो मुझे अभी याद नहीं आती। तो सर ने मुझे कहा आपा को तुमने कुछ नहीं कहना ना, और तुम्हारे जो स्टाफ काम करता है ना उसको तुमने कुछ नहीं कहना। फिर मैंने सोचा सर को कैसे पता चला ना, अच्छा है कि ये जो है मैं आपा को कुछ कहती हूँ। मैं बहुत एग्रेसिव होती एक्चुअली, मैं ना उस बंदे की वजह से, जब मैं ट्रेनिंग में थी ना उसकी वजह से मैं बहुत पेन में थी। उस पेन को भुलाने के लिए ना मैं 30-30 घंटे काम करती थी, बगैर खाए बगैर सोए, एक जुनून में थी मैं ट्रेनिंग में। मैंने मतलब उससे ना मेरी स्किल्स भी बड़ी अच्छी हो गई थी, लेकिन मैंने इस चीज़ के लिए कि वो बंदा मुझे याद ना आए, मैंने अपने आप को थका मारा काम कर करके। और ना जब मैं उस पेन में थी ना, तो मुझे लगा कि मेरे अंदर से पेन निकल के ना दूसरों को जानी शुरू हो गई। मैं पास पे हाइपर भी होती थी, मुझे बस पेशेंट का कंसर्न होता था जी मरीज़ का काम हो जाए। तो फिर ये जो आपके साथ काम कर रहे होते हैं ना, वो मरीज़ बनना शुरू हो जाते हैं अगर आप इस तरह से करें ना। तो मुझे पता है मैं ना सोती भी नहीं होती थी, मैं खाती भी नहीं होती थी, मैं जुनूनी होती थी, और मैं मरीज़ों के पीछे पागल होती थी। तो फिर मैंने और बाकी सारे अस्पताल की जान अजाब कर देती थी। हाँ, बहुत अजाब की होती थी मैंने। इससे मुझे पता था, इसलिए मैंने कहा कि ये तेरा जो जलाल है ना, जो तू असल में जहाँ पे आप हुक्ड थी, तो एनर्जी तो आपको आ रही थी, सर दर्द तो इसलिए हो रही थी, खुद आपके ऊपर जो बीत रही थी, ठीक है, 19,000 वोल्ट का करंट आप में से गुजर रहा था, मरीज़ के ऊपर आप हाथ रखती थी वो तो ठीक तो हो जाता था, बेहतर तो होता था। हाँ, मरीज़ ठीक, लेकिन खुद आप मर रही थी। आपकी ड्यूटी बड़ी हैवी जाती होगी, नर्सेज के बहुत हैवी, ड्यूटी हैवी फुटेड का वर्ड यूज होता होगा, सारा कोलीग जी सर, बस जहाँ ये आ जाए मनुष्यत, मरीज ही मरीज। सही बात है, ऐसे ही था, ऐसे ही था सर। और मरीज चाहते भी, हाँ, मुझे कहते थे हीरा को तो ना कमरे से बाहर निकाल दो, हीरा को लेबर रूम से बाहर निकाल दो, ये आ गई तो बस रश पड़ जाएगा। लेकिन उसमें फिर आप लोगों का जो कि अपने ऊपर जल रहा होता है, जिस्म भी जल रहा होता है, हड्डियां भी जल रही होती हैं, तो वो जो जूनियर, जब आप परफेक्शन चाह रहे होते हैं, किसी की जान बच जाए, किसी की दर्द जल्दी ख़त्म हो जाए, कुछ जल्दी उसको शिफा मिल जाए, उस वक्त जो आपकी सपोर्टिव टीम होती है वो आपकी तरह उस तरह नहीं सोच रहे होते, ये उस लेवल पे पेन के उस लेवल पे नहीं होते, ठीक है। तो वो गलतियां या इग्नोर कर देते हैं। गलती तो काम करने वाले से हो सकती है, इग्नोर नहीं बर्दाश्त होता। तो मैं भी फेंटी लगाता था, ठीक है, मैं भी अपने साथ वालों की जान अजाब करता था। उसके बाद फिर जब मैं फंसा, और फिर जब मैं फंसी ना सर, मैं तुम्हें कहा कि तू फंस ना जाए, लेकिन तू फंस ही गई थी। खैर फिर अच्छा, सर ने मुझे कहा कि अच्छा मेड्स को कुछ नहीं कहना। अच्छा, सर ने मुझे कहा कि देखो तुमने आपाओं को कुछ नहीं कहना ना। मैंने कहा सर काम नहीं करती ना। तो सर ने कहा देखो मैं ना एसोसिएट हूँ, मरीज़ का बैग लटक रहा होता है ना, यूरिन का बैग फुल हो, मुझे नहीं मिलती ना आपा, तो मैं कभी खुद भी खाली कर देता हूँ। तो तुम ये अगर काम नहीं करती हैं तो मैं नहीं, है पुरानी बातें हैं सर आपने मुझे ये बोला था, इसलिए मुझे उस वक्त मैं ज़हनी तौर पे तो मैं अपने आप को वीसी फील करता हूँ यूनिवर्सिटी का। अच्छा जी, क्योंकि शागिर्द मेरे जो हैं वो वीसी तो नहीं, प्रिंसिपल तक तो पहुँच गए हैं। खैर जी, फिर जो है ना, और सर ने मुझे कहा कि तुम्हें इनके हालात नहीं पता हैं, ये दिन में इधर काम कर रही होती हैं, रात में ये जिस्म फरोशी कर रही होती हैं, तो तुम चुप रहा करो। तो सर ने मुझे कहा कि तू ना उन किसी ने कुछ नहीं कहना। तो मुझे लगा हाय अल्लाह, ये सर ने क्या कह दिया। मैंने ना रिजवान को देखा, मैंने सर को इमीडिएटली कहा सर मैंने इसको भी कुछ नहीं कहना, ये कैसे हो गया, इसको मैं कुछ ना कहती, इसने तो टेढ़ा ही हो जाना था। तो मैंने, सर ने कहा नहीं इनू जो मर्जी कहे। तो मैंने कहा ठीक है सर, पंच बैग के साथ जो मर्जी सलूक कर। फिर मैं सर के पास अली हक करने के बाद ना 1 महीने के बाद गई थी। तो सर ने कहा क्या हुआ, मैंने कहा सर कुछ भी नहीं हुआ। तो उस वक्त सर ने मुझे ना फिर दोबारा दुआ कराई थी, तब भी मेरा पानी पे कोई इफ़ेक्ट नहीं था। और सर ने ना, लेकिन मैं सर के पास दोबारा इसलिए कि मेरी ना सर के पास बैठ के रूह बड़ी खुश हो गई थी। मुझे सर कहते हैं कि अच्छा 2-3 घंटे वेट करना पड़ता था,
तो मैं सोचती थी सर को ना, मैं जवाब नहीं देती थी इस बात का कि मुझे 2-3 घंटे वेट करना। बस मैं सोचती थी दिल में कि सर मैं तो बहुत खुश होती हूँ, मैं मुझे इधर 4-5 घंटे बिठा दें आप। तो वो तो मैं इजीली जो है ना बर्दाश्त कर लेती होती थी। फिर सर ने ना मुझे सर ने सेकंड विज़िट पे मुझे कहा था कि तुमने सूरह रहमान सुननी है। तो फिर मैंने सूरह रहमान सुनी थी। उसमें कुछ दफ़ा पे मैंने कंप्लीट सुनी थी, कुछ दफ़ा पे मैंने सर ने कहा था कि अगर तुम्हें लगे कि ब्रीदिंग ज़्यादा हो रही है या हार्ट बीट ज़्यादा हो रही है ना, तो इसको स्टॉप कर देना। तो मैंने कुछ दफ़ा में स्टॉप की थी, कुछ दफ़ा में मैंने पूरी सुन ली थी। और फिर मैं जब थर्ड टाइम गई थी, फिर सर ने मुझे ना सर ने फिर मुझे कहा था कि तुमने कसीदा बुर्दा शरीफ सुनना है 7 डेज़। वो फिर मैंने सुना था। बस मैं जो सर मुझे कहते थे ना वो मैं करती जाती थी, ऐसे नहीं है मैं नहीं करती थी। और मैंने फिर सर के साथ ना मेरी थोड़ी सी अट्रैक्शन डेवलप हुई, मैंने इनकी थोड़ी सी वीडियोस देखी। सर का एक स्पेल होता था, वो स्पेल ऐसे होता था कि मैं वीडियो शुरू करती थी ना, मैं देखती जाती थी। उसमें कई दफ़ा ना मेरी नमाज क़ज़ा हो गई ना, तो मैंने कहा ये तो फिर मैंने ना थोड़ा सा फिर मैंने कहा नहीं अब नहीं मैंने ऐसे सुनना। तो फिर वो पता नहीं कौन है, ये इमरान सादिक हैं, उनकी थोड़े ना छोटे छोटे काम के क्लिप्स होते हैं वो उसमें। तो साल 2 साल से शुरू हुआ। हाँ वो सही, वो फिर मैं सुन लेती थी। अच्छा मैं ना सही नहीं हो रही थी, पता है मैं कभी मुस्कुराती भी नहीं थी। ऊपर से मैं जब सर के पास गई ना, मैंने रिटर्न दिया हुआ था और मेरे टॉक्स और वाइवा भी रहता था। सर के पास आने के बाद अच्छा सर ने मुझे ना जाते हुए कहा अब ना तुम्हारी नई लाइफ शुरू होगी और तुम्हारी ना ज़िंदगी में यू टर्न आएगा। मैंने कहा जी सर। और जब मैं घर गई ना तो मुझे ड्रीम आया कि मैं ना गाड़ी में जा रही होती हूँ रोड पे और मेरी गाड़ी मुड़ जाती है, उसका ना यू टर्न हो जाता है। चलो भाई। और उसके बाद मैंने कहा फिर मेरा वाइवा पास ही नहीं हुआ उस यू टर्न से। मैंने सोचा अच्छा और मैं ना ड्रीम में सोचती हूँ मैं इतना आगे आ गई थी, मैं फिर वापस मुड़ गई हूँ। तो उठ के मुझे लगा यार मेरा पेपर नहीं पास होना, ये जो मैं वापस हो गई हूँ ना इसका मतलब है पेपर नहीं पास होना मेरा। फिर मेरा वाइवा कोई नहीं पास हुआ, फिर मैं और उसकी वजह से ना डिप्रेशन में गई। तो जब मैं उस डिप्रेशन में गई ना और मैं बिल्कुल हंसती नहीं थी, तो जो मेरा बेबी है ना वो बड़ा इफेक्ट होता था। 2020 में ही रिजवान सारा दिन हॉस्पिटल में रहता था, उस वक्त कोविड आ चुका था, ये शाम को 6 बजे आता था। और फिर मैंने सोचा मैंने ये बच्चा नहीं अपने पास अपनी सोबत में रखना इस तरह से, ये तो मेरे जैसा हो जाएगा। तो फिर मैंने सोचा नहीं, फिर मैं चूँकि मैंने एक प्रेगनेंसी और करनी है तो मैं कंसीव कर लेती हूँ ना, उसके लिए मैं ट्राई करती हूँ। उसके लिए मैंने ट्राई किया तो वो मैंने कंसीव कर लिया। वो मैंने 2020 में ही कंसीव कर लिया था मिड में। और मैं अपनी प्रेगनेंसी में सर के पास आती रही थी। और फिर मैंने जब डिलीवर किया था 2022 में 1 में तो डिलीवरी के बाद मैं पता नहीं मैं उसके बाद ना मैंने फिर भी मेरा पेपर पास नहीं हुआ तो मैंने ना जॉब स्टार्ट कर दी। मैंने 2021 में नवंबर में जॉब स्टार्ट कर दी थी। और मैं जब जॉब पर गई तो पोस्टमार्टम ही थी वो, मैं 5 मंथ्स का बेबी था मेरा। मैं सेक्शन करने लगी, मैं सारा भीग गई। मुझे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हुई, मुझे लगा एक सेक्शन करने में ना मेरी जान निकल गई है। मेरे किट का एक कतरा भी नहीं था जो कि ड्राई होता। तो मेरी जो HOD थी ना उन्होंने मुझे कहा कि हिरा ये क्या है। मैंने कहा मैडम मुझे वैसे ही स्वेटिंग होती है। तो उन्होंने कहा नहीं यू नीड हेल्प। फिर जो है ना फिर मैं सर के पास दोबारा आई। सर के पास जब मैं दोबारा आई तो मेरा BP बहुत ज़्यादा था। पहले मैं हाइपरटेंसिव नहीं थी, तब मेरा ये सर के पास आया 150/105। तो सर ने मुझे सॉफ्टवेस्क स्टार्ट करवाई और कॉनकोर की डोज सर ने इंक्रीज़ की 5 mg। उसके साथ फिर मैं चलती रही। लेकिन जब फिर मैं सर के पास नहीं गई, मुझे लगा इससे कॉनकोर के 5 mg से भी काम नहीं चल रहा। फिर मैंने उसको 10 mg कर दिया था। 10 mg कॉनकोर लेती थी मैं और 5 mg सॉफ्टवेस्क लेती थी। और मैं सर के पास लास्ट टाइम जो है ना वो 2022 के स्टार्ट में गई थी। उसके ऊपर ना सर ने प्रेस्क्रिप्शन पर लिख दिया कि अब तुमने क्या करना है, वेट रिडक्शन करनी है। 22 के स्टार्ट में बेबी हो गया हुआ था आपका? बेबी हो गया हुआ था। लेकिन ना ये अभी तक मैं कोई सेंसेस में नहीं थी। मुझे अभी भी याद है कि वो मैं ना मुस्कुराती होती थी ना मैं कुछ और करती थी, बस मैं अपना काम करती थी। मरीज़ देखे घर आ गए, ये बच्चे देख लिया, कोई मेरी लाइफ नहीं थी।
2022 के मिड में ना सर से लास्ट 22 के विज़िट के बाद 3-4 महीने के बाद मुझे लगा मैं मेरे अंदर ना चेंज आना शुरू हुआ है। मुझे बाहर गुजरते हुए लाइट बड़ी अच्छी लगी और उसमें फिर ना आहिस्ता आहिस्ता मुझ में चेंज, मैंने सोचा मैंने ना वेट रिडक्शन करनी है। मैंने सर ने लिखा हुआ था वज़न कम करें, तो मैंने कहा अब ये ना मैं वज़न कम करती हूँ। वो मैंने कुछ 1-2 महीने ट्राई किया तो वो 1-2 किलो ही कम हुआ। मैंने कहा तो मेरी सारी उम्र गुजर जानी है। 76 kg थी मैं उस वक़्त। तो सर ने, मैंने ना एक दिन एक मेरे पास ना पेशेंट आई, उसको मैं चेक कर रही हूँ, उसने ना नकाब किया हुआ था। पता नहीं मुझे ना नकाब से कुछ होना शुरू हो। उसने वो ना उसका तीसरा विज़िट था मेरे पास और वो डायबिटिक थी। वो 34 वीक्स के अराउंड उसकी प्रेगनेंसी थी और वो थर्ड विज़िट पे भी ना अपना कोई शुगर का रिकॉर्ड लाई थी, ना वो कोई ग्लूकोफेज वगैरह ले रही थी और उसके पास कुछ भी नहीं था ना। और 2 पहले विज़िट्स पे उसको एडवाइस किया गया हुआ था ये। अच्छा, मैंने उसको कहा तुम ना नकाब नीचे करो। उसने नकाब नीचे किया। मैंने उसको कहा देखो अगर तुम मुझे अपनी शक्ल दिखाने आती हो ना तो मुझे तुम्हारी शक्ल देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जब तुमने वो काम ही नहीं करना जो मैंने तुम्हें बताया हुआ है। अच्छा, ये कह के ना मैंने उसको थोड़ा सा डांट ढूंढ के ना थोड़ा कि ये काम कर ले, अपना ख्याल कर ले, तो मैंने उसको भेज दिया। तो पता नहीं थोड़े दिन के बाद मैंने सोचा सर के पास मैंने जाना है। तो फिर मेरे ज़हन में ना ये बात आई कि मैंने उस मरीज़ को क्या बोला था। मैंने कहा सर के पास मैं गई, सर ने कहना है तुम्हें मैंने वज़न कम करने का कहा है तो तुम काम तो करके नहीं आई, तो तुम्हारी शक्ल देखने का तो मुझे कोई शौक ही नहीं है। तुमने मेरे पास किस चीज़ के लिए चक्कर लगाना है जब तुमने वो काम नहीं करना जो मैंने तुम्हें बताया है। तो फिर मैंने कहा अच्छा मैं ना अब सर के पास तब जाऊंगी जब मेरा वेट कम हो जाएगा और पेपर मेरा पास हो जाएगा। तो फिर ना होमवर्क करके जाऊंगी। हाँ, क्योंकि ना मुझे अपना जुमला बड़ा कोई सख्त लगा उस वक़्त, लेकिन मैंने ना उस पेशेंट से एक्सक्यूज़ नहीं किया क्योंकि वो डायबिटिक होती है। 36 पे ना इंट्रायूटेराइन डिमाइस हो जाता है डायबिटिक का, तो मैं उस पर बड़ी बरसी। तो फिर मैंने खुद पे वो अप्लाई किया ना सेंटेंस, खुद ही मेरे जहन में आ गया। फिर मैंने ना फिर सर के ना जुमले गूंजते रहते थे मेरे कान में, जैसे जॉब जो है ना बड़ी बड़ी टफ हो गई वहाँ पे। लोग लेग पुलिंग बड़ी करनी शुरू हो गए, पीछे से शिकायत लग जाती थी, पता नहीं क्या हो जाता था। उनको लगता था इसमें बड़ा एटीट्यूड है। एटीट्यूड नहीं था, वो बैठ के ना कमरों में एक दूसरे की गिबत करती थी, मैं उसमें नहीं बैठती थी। मुझे पता नहीं क्या होता था, मैं उधर से ना कमरे से भाग जाती थी। मैं जाके सीधा बैग रख के ना अपने स्टेशन पे पहुंच जाती थी और मेरा उनको सलाम करने को भी दिल नहीं करता था। मैं किसी को सलाम भी नहीं करती थी, चुप करके मैं जाके बैठ जाती होती थी। उन्होंने पता नहीं मेरी मैनेजमेंट उनसे डिफरेंट होती थी या क्या होता था, काम मैं मरीज़ का कर देती थी। वो मेरी मैनेजमेंट में ना उन्होंने ऑब्जेक्शन एचओडी को भड़काना शुरू किया। तो वो मेरे से एक्सप्लेनेशन मांगती थी, मैं उनको ना सारी सही एक्सप्लेनेशन दे के आती थी, वो मान जाती थी मेरी बात। लेकिन मैंने एक दिन रिजवान के आगे आके ना बहुत रोया। मैंने कहा मैं सारी ज़िंदगी एक्सप्लेनेशन देती रहूँगी, मतलब मेरे पीछे से ना टांगे खींची जा रही, मैंने ना रिज़ाइन करना है। जब मैंने ये कहा ना मेरे कान में ना सर का जुमला गूंजा, खुद से कभी रिज़ाइन नहीं देते होते। पता नहीं मैंने कब सुना था, मुझे नहीं पता कब सुना था। मैंने कहा फिर मैंने सोचा, ये सडनली मेरे माइंड में आया कि खुद से रिज़ाइन नहीं देते। सर के मुंह से सुना हुआ था मैंने कभी, सर ने ये मुझे नहीं कहा था लेकिन शायद मैंने किसी वीडियो में कहीं सुना था। अच्छा, मैंने कहा अच्छा ठीक है नहीं देते। फिर ये फ्रिक्वेंटली मेरे साथ होने लगा ना, तो हर दफ़ा मेरे जहन में आता था कि सर का जुमला, हाँ, कि खुद से रिज़ाइन नहीं देते। मैंने कहा अच्छा खुद से नहीं रिज़ाइन देते, चलो अब यही निकालेंगे मुझे। फिर मैं बड़ी बिंदास हो गई, फिर मैं किसी से नहीं डरती थी। और मैंने कहा अच्छा निकाल ही देंगे ना, काम ही करना है, इधर अल्लाह मियाँ काम नहीं करा रहा, कहीं और करा लेगा। तो लेकिन जो है ना इनके रूल्स पे नहीं चलना। फिर ये क्या हुआ, फिर एंड पे ये इसका एक जगह पे टिके रहने का ना ये रिजल्ट था कि एंड पे मेरी जो एचओडी है ना वो मेरे सीनियर्स के सामने मुझे कहती थी हिरा तुम पेशेंट असेस करके आओ, तुम मुझे बताओ। कि उनको मेरे पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट हो गया था। लेकिन ना मैं उस वक्त इस फेज़ में नहीं थी कि मैं इस चीज़ को रियलाइज़ करूँ कि अच्छा ये क्या चेंज आया है। क्या मुझे एचओडी पे और गुस्सा चढ़ता था कि ये इनके सामने मुझे उठा के भेज रही हैं, इनको मैं ही मिली होती हूँ काम करने के लिए, और ये जो है ना अब ये इन सीनियर्स के सामने मुझे उठा के भेज रही हैं, इनके सामने मेरी तारीफ़ कर रही हैं ताकि ये मेरी अगेंस्ट हो जाए। मतलब मैं इतना नेगेटिव सोच रही थी उनके बारे में ना। तो फिर क्या हुआ, अच्छा वेट रिडक्शन का फिर ये हुआ कि मैंने ना
मैंने कहा अच्छा मुझे कुछ करना चाहिए। मैंने इसको कहा मैं ग्लूकोफेज खा लूँ, उसने कहा नहीं गैस्ट्राइटिस होएगा, उससे कोई इतना वेट रिडक्शन नहीं होनी। फिर मैंने अपनी एक कोलीग थी, वो लोग ना हमीद लतीफ़ में वेट रिड्यूस करवाते होते थे, उसकी कोई रजीम चलती थी उनकी। मैंने कहा यार कोई इंजेक्शन होते हैं वो मुझे बताओ। उसने मुझे को बताया, मैंने इसको बताया, इसने मुझे कहा नहीं हम ये वाला नहीं लगवाते, हम ओजेम्पिक लगवाते हैं। तो मैंने कहा अच्छा पूछो डॉक्टर आसिम से। डॉक्टर आसिम ने कहा हाँ लगवा लो ओजेम्पिक ना। मैंने फिर ओजेम्पिक लगवाए, 10 महीने लगवाए होंगे, 9-10 महीने मैंने लगवाए। उसमें ना 76 से मैंने ना 49 तक मैं लेके आई थी वेट। ये 76 से 49 पता नहीं कितने केजी बनता है। 27 केजी हो गया। हाँ ये इतना सारा लूज हुआ फिर। कितने महीने? 10 महीने में? 10 महीने में, यस। अच्छा वो वेट लूज़ होता था उसमें ना, फिर मैंने कुछ और भी मेरे लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन इसी दौर में आई, वो खुद ही आती गई। जैसे लेकिन वो पहले ये जो मैं बताने लगी हूँ ना अभी, ये वाली पहले से शुरू हो गई थी। जैसे मेरा कोई इंटीमेट मोमेंट होता था ना रिजवान के साथ, जिसमें ये बड़ा क्लोज होता था मेरे, तो मैं ना दिल में 3 दफ़ा अल्लाह कहती थी, पता नहीं मेरे माइंड में कैसे आया, तो ये खुद ही आ गया। तो मैंने ये कहना शुरू किया, मुझे लगा इससे कोई थोड़ा सा रिलेशन मेरा इससे बेटर हो रहा है, पता नहीं मैंने नोट किया या नहीं, लेकिन मुझे लगा कुछ कि अच्छा उस टाइम पे भी ना मैं अल्लाह को याद करी थी और मैं 3 दफ़ा ये कहती थी। फिर मेरा बच्चा ना कभी ज़िद करता था तो मैं उसको गले से लगा के ना, तो मैं दिल में 3 दफ़ा अल्लाह कहती थी, तो वो मेरा बच्चा ना बड़ा कंफर्टेबल हो जाता था मेरे साथ, ईजी हो जाता जब ज़िद कर रहा होता था। तो ये वैसे मैंने इसको नहीं बताया हुआ। और फिर जो है ना, और मैं ना जब पहले ना जब कोई पेशेंट डिलीवर हो रहा होता था ना, मैं उसको कहती थी अच्छा तुम ना मेरे लिए पेपर पास होने की दुआ कर दो ना। लेकिन ये जो 2 ईयर्स है ना जिनमें मैं सर से नहीं मिली, तो मेरे माइंड में ना सर का जुमला एक गूंजता था कि दुआ जो है ना, जब उसने काम करना होता है ना वो दुआ निकलवा लेता है। तो और दुआ जो है ना वो निकल जाती है, मांगते नहीं आती अच्छा तुम दुआ करो ना। तो जब वो उसने लिखा होता है ना कि अच्छा इसकी दुआ से होगा, तो वो उस वक्त उस टाइम पे उसकी दुआ निकलवा लेता होता है। तो मैंने ना दुआ करवानी भी बंद करा दी। मैं आपाओं के साथ बड़ी अच्छी हो गई और मैं खुद ही अच्छी हो गई। मैंने कोई वो इंटेंशनली नहीं था, इंटेंशन नहीं थी मेरी उसमें कुछ भी, बस वो पता नहीं मैं कि मुझे क्या होता गया। और स्टाफ को भी मैंने कुछ कहना बंद कर दिया और मैं किसी बंदे को नहीं कहती थी मेरे लिए दुआ करो। बस मैं एक मोड पे गई हुई थी, बस मैं वो भी मैं बड़ी जलाली होती थी तब भी, मतलब मैं काम पे मेरा बड़ा फोकस होता था कि अच्छा ये काम होना चाहिए। लेकिन मैं जो है ना उनको मैंने डांटना ज़रा कम कर दिया। मैं हर चीज़ खुद मैंने उन पर सर खपाने के बजाय ना, उनको डांटने के बजाय मैंने कहा यार खुद ही कर लेती हूँ। और फिर क्या हुआ, अच्छा ये वाली चीज़ें होती रही ना। फिर पेपर जब मेरा नहीं ना पास हुआ, मैंने सोचा अच्छा चलो लाइन चेंज कर लेते हैं ना, MRCUG कर लेते हैं। तो मैंने MRCUG 1 दिया तो वो मेरा पास हो गया। फिर मुझे लगने लगा अच्छा मेरा जो है ना ये अब मैं ना FCPS दूंगी ना ये भी पास हो जाएगा। तो अच्छा ये अब तक ना, अच्छा एक दफ़ा एक मेरी ना HOD के साथ लड़ाई हो गई, तो मैं लड़ लुड़ के बहुत ज़्यादा ना कमरे से बाहर आई। जब मैं बाहर आई तो मैं बाहर आके सोचा ओहो ये तो मैं सर के जुमले बोल आई हूँ, और मैंने ना सर के बहुत ज़्यादा जुमले बोले लड़ाइयों वाले उधर। तो और ना फिर बाहर आके ना फिर मैंने घर जाके रिजवान को कहा, रिजवान मुझे लग रहा है मैं ना सर के जैसी हो गई हूँ। कहता हाँ मुझे भी लग रहा है तुम सर के जैसी हो गई हो। फिर जो है ना, मेरे लड़ाइयों वाले कौन से फिक्रे थे जो आपने HOD को सर जालिम को ये करो, पता नहीं क्या कुछ थे इस तरह के ना, कि जालिम के आगे बोलना चाहिए। अगर कोई बंदा गलत कर रहा है, अगर कोई बंदा कुछ गलत कर रहा है ना, उसको उस गलती में नहीं रहने देना होता। आपने सिर्फ अपने आप को नहीं सही करना होता, आपने उसको भी उठाना होता है, उसके सामने ज़रूर बोलना होता है कि अच्छा तुमने ये गलत किया ना। फिर आगे वो लड़े तो फिर एक अलग चीज़ है, लेकिन आप उसको बचाने की कोशिश करें। जालिम से प्यार यही है कि उसको जुल्म से रोक लो। हाँ ये भला इसलिए होता है कि अगर आप उसको नहीं रोकेंगे ना, इसका मतलब है आप सेल्फिश हो गए। इसका मतलब है कि आपके अंदर आप सेल्फिश हो गए, तो वो नेगेटिविटी आ गई ना, आपने उसको नहीं बचाया तो आपके अंदर एक नेगेटिव चीज़ आ गई, आपने खुद से प्यार नहीं किया ना ये वाला। तो जब मैंने अपने ऊपर से फ़ैट उतारनी थी ना, तब भी मैं ये सोचती थी अच्छा कि अपने आप से प्यार करने का मतलब है अच्छा ये एक फ़ैट मेरे अंदर बुरी चीज़ है ना, इसको निकालना है। तो फिर ये थोड़ा सोच के ना मैंने तो उस पर मैं बड़ी कंसिस्टेंट रही। और दूसरा मैंने ये सोचा कि अच्छा 9 मंथ्स लगते हैं एक बेबी को बड़ा होने में ना, इंट्रायूट्राइन। तो मैंने 9 मंथ्स खा के इतना वेट बढ़ाया था, तो एटलीस्ट 9 मंथ्स देने चाहिए। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि
हम 1 महीना करके ना ज़रा थोड़ा वो डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो हम टाइम नहीं देते ना, तो उसमें टाइम दें थोड़ा सा अपनी बॉडी को उस चीज़ में वापस आने के लिए। तो फिर जो है ना, फिर क्या हुआ, लिख के लाई हुई है सर। अच्छा फिर ये हुआ कि अच्छा जब मैंने वेट रिड्यूस किया ना, जो मेरा हाइपरटेंशन था, मेरी वो मेडिसिन छूट गई, मैंने कॉनकोर भी छोड़ दी और मैंने सोफेस्क भी छोड़ दी, और मेरा मिग्रेन की एपिसोड जो है ना, वो भी कोई 5-6 मंथ्स के बाद होनी शुरू हुई। अब मुझे काफ़ी अरसे से मिग्रेन की एपिसोड नहीं हुई है, कोई 6 महीने हो गए। मैं 6 में से शायद मुझे एक महीना पहले कोई हुई थी, और इतनी सारी कम हो गई है। तो और क्या हुआ था, अब आपकी किसी स्टाफ से, आयाओं से, कोलीग से लड़ाई नहीं होती? नहीं मेरे ना नहीं, मेरी किसी आपा से नहीं होती है, लेकिन मतलब मैं उनको आराम से रोक देती हूँ जहाँ पे मुझे लगे ना अच्छा ये कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हैं किसी को, या ये कुछ ऐसे कर रही हैं, लेकिन सुकून में जैसे हूँ ना मैं, इस तरह से है। ऐसे नहीं है कि मैं किसी की गलत बात मान लेती हूँ, मानती नहीं हूँ। अभी मेरे थोड़े दिन पहले DMS से लड़ाई हुई थी, उधर मरीम नवाज़ ने आना था। मरीम नवाज़ के आने से एक दिन पहले ना मेरी ड्यूटी थी जो 24 घंटे की थी, संडे की। सुबह पता नहीं कोई इन्होंने शायद जानबूझ के मरीज़ भेजा या क्या भेजा, वो कोई गवर्नमेंट ऑफिसर था, वो अपनी बेगम लेके आया। उसको मैंने मैनेजमेंट बताई, उसको मैंने कहा बाहर आपने 2 आवर्स वेट करना है, उसके बाद मैंने आपको असेस करना है। उसकी यही मैनेजमेंट बनती थी। उसने बाहर जाके पता नहीं क्या एडमिनिस्ट्रेशन में शिकायत लगाई कि मेरी बेगम को बाहर निकाल दिया है, ये किया है, वो किया। और ये ना डॉक्टर साहिबा फ़ोन देख रही थी ऐसे ऐसे। मैं फ़ोन नहीं देख रही थी, मैं उसकी LMP से ना पेशेंट की उसकी ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी निकाल रही थी कि कितने मंथ्स का है बेबी जो है उसका। तो वो नीचे से एडमिन का बंदा ले आया, तो मैंने उसको कहा कि मेरी ये मैनेजमेंट थी और मैंने इसलिए इसको कहा। कहता है ये मुझे इसने आगे बताया। मैंने कहा अपनी बेगम पे एतबार कर रहे हो, औरतों पे कौन एतबार करता होता है? यहाँ तो तुमने सुना है तो मुझे आगे बताओ, नहीं सुना है तो तुम कह नहीं सकते, ठीक है। और अगर आप ऑफिसर हैं तो फिर इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आप मेरे ऊपर जूते लेके चलेंगे। उससे लड़ लुड़ के मैं आ गई। उसने CM पोर्टल पे मेरी शिकायत लगा दी। अच्छा CM पोर्टल पे उसने मेरी शिकायत लगाई तो MS जो है ना वो एक्टिवेट हो गई और उसने DMS मेरे पास भेजी। मैंने कहा देखें आपसे पहले ना मैं अल्लाह को जवाब दे होती हूँ मरीज़ के लिए। मरीज़ अल्लाह भेजता है ना मेरे पास, तो मैं उसको सबसे पहले जवाब दे होती हूँ। मैं अपने आप को अकाउंटेबल नहीं समझती आपके सामने, या मैं आपसे डर के काम कर रही हूँ। आपके डर से मैंने मरीज़ से ही देखना है, या मैंने अपने HOD के डर से मरीज़ से ही देखना है। मैं अपने मरीज़ के लिए ना आपके आगे अकाउंटेबल नहीं हूँ। तो आप ज़्यादा से मैंने कहा उस बंदे ने मेरे से इतना मिसबिहेव किया है। आपने यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ की आपाएँ और गार्ड सारे इसलिए रखे हुए हैं और कि वो शिकायतें लगाएं डॉक्टर की। इसका एक डॉक्टर आपने नंगा करके अंदर बैठाया हुआ है और हर बंदा उसके अगेंस्ट किया हुआ है कि शिकायतें लगाओ, या उसको भड़का दो बाहर वाले अटेंडेंट को, उसको सेटल डाउन करने के बजाय ना। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, आप मुझे निकाल देंगे तो निकाल दें, वो मुझसे कहीं और काम करा लेगा ना, क्योंकि पेशेंट मैंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, पेशेंट मैंने सही देखा है। मैंने कहा मैंने 100 मरीज़ देखा है 24 घंटे में, 100 में से ये सिर्फ एक बंदा है, वो भी अपनी आकड़ में मेरी जो है ना इस तरह से कर रहा है, वरना बाकी जो 99 है ना वो मैंने वो भी देखे हैं और उनमें से किसी ने कोई शिकायत नहीं लगाई है। फिर मैंने तैयारी कर ली थी कि अगले दिन मुझे निकाल देंगे, लेकिन जिससे मैंने बात की थी ना, ये DMS जो आई थी, फिर मुझे पता चला इसने मुझे बहुत फेवर किया वहाँ पे ना, तो वो MS जो है वो मान गई। ये भी खातून थी, ये खातून थी, DMS खातून थी। शिकायत जिन्होंने लगाई वो जो खातून थी उन्होंने अपने मियाँ को शिकायत लगाई। हाँ जी, मियाँ आके फिर बरस पड़ा, एडमिनिस्ट्रेशन को उसने एक्टिवेट किया, CM पोर्टल पे लगा दी। पता नहीं, वो भी CM भी पोर्टल है आजकल, खातून है ना, मरीम नवाज खातून। नहीं मुझे इसका नहीं पता। उन्होंने MS को कहा, MS मर्द था, नहीं MS भी फीमेल थी, MS भी फीमेल है। और उसने DMS को आपके पास भेजा, DMS को मेरे पास भेजा, वो भी खातून थी। दरमियान में सिर्फ एक मर्द था, सरकारी मुलाजिम, जो अपने आप को मर्द समझता है। और वो सारी खवातीन आपस में, और आप उन्हें बता भी रही थी कि औरतों पे एतबार ना करो।
हाँ, ये मैंने उस आदमी को कहा था, मैंने कहा तुम अपनी बीवी के कहने में आके मुझे ये कह रहे हो, या तो तुमने खुद सुना है तो मुझे बताओ। मैंने कहा औरतें तो अजीबोगरीब साजिशें करती हैं, किसकी बातों में आ रहे हो। बेगमों ने ना आपके पास लिया ना खामदों को और आपसे इनडायरेक्ट चित्र परेड करानी, क्योंकि औरतों के सारा सर्कल बना हुआ है और वो उन पे एतबार करेगा। हाँ, फिर ना लेकिन नेक्स्ट डे मुझे पता चला कि वो सारे मेरी फेवर में बोले थे। वो सारे इकट्ठी होंगी खवातीन। अच्छा, वो जो शिकायत लगाने वाली थी उसने भी असल में इनडायरेक्ट उसको नाकों चने चबवाए हैं, आपसे डोज दिलवाई है। अच्छा खैर, अच्छा, ये नहीं उसकी बेगम को उस पर गुस्सा था तो उसने मेरे से डांट पटवाई। भाई दवाई दिलवानी थी ना उसको। अच्छा, ठीक है। तो फिर जब मेरा पेपर पास हुआ तो घर में मर्द बना हुआ था ना, वो औरत को औरत ही कुछ समझता नहीं था। अब यहाँ आया तो एक औरत ने उसकी औरत को कुछ नहीं समझा, उस औरत ने जाके उसे कहा कि तू मर्द बने हैं सरकारी। उसको गुस्सा आ गया, मर्दानगी। उसने जाके सीएम पोर्टल पे लगा दी। उसकी बदकिस्मती आगे भी औरत थी, हालांकि आपने उसे कहा भी था कि औरत पे एतबार ना करना, लेकिन वो मर्द ही गया। ठीक है, तो उसने आगे एमएस को उन्होंने आगे कह दिया, वो भी एक औरत थी। उसने एक डीएमएस को कहा, वो भी एक औरत थी। उन्होंने आके आपको अपनी तरफ से थोड़ा डांटा डपटा छाना छपका, लेकिन जाके आपके हक में बयान दे दिया एमएस को कि जी असल बात तो ये नहीं, उसने मुझे बिल्कुल भी नहीं डांटा उसको, बल्कि मैंने ताड़ ताड़ जवाब दिए थे। और मुझे लगा कि ये कुछ करेगी जाके ना उल्टा सीधा, तो मैं अपनी किसी और को, उसने मुझे कहा कल हमारी मीटिंग है, ये चीज़ डिस्कस होगी उसमें, तो हाँ हो सकता है हम आपको बुलाएं। तो मेरी जो एचओडी थी उस वक्त, मैंने उसको कहा कि ये सीन हुआ है और मैंने आना नहीं है, क्योंकि मैं ना उस आदमी की शक्ल नहीं देखना चाहती। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ना आना, अगर बुलाएंगे तो। मैंने कहा इन्होंने मुझे कॉल भी की ना तो मैंने नहीं आना, तो ये रेजिग्नेशन मांगेंगे ना तो मैं रेजिग्नेशन दे दूंगी। और वो मैंने कहा हुआ था कि रेजिग्नेशन नहीं देना, और वो आपने देना सर ने कहा था नहीं देना। हाँ नहीं, मैंने तब सोचा था कि हाँ नहीं रेजिग्नेशन नहीं, मैं हाँ ज़्यादा से ज़्यादा ही होना था, उन्होंने निकाल देना था ना, तो निकालना तो मैंने डीएमएस के मुंह पे कहा था कि ना अगर आपने निकालना है तो निकाल दें। इस चीज़ से तो मैं डरती नहीं हूँ, काम मेरे से अल्लाह में ले रहा है, वो इधर नहीं लेगा तो कहीं और ले लेगा ना। तो फिर वो ये सुन के ना चली गई थी। फिर मुझे नेक्स्ट डे पता चला उसने मुझे असल में क्या बताया, उसने जाके बताया कि डॉक्टर हिरा जो है वो आपका असेट है। वो औरत नहीं, वो तो बहुत कम है। उसने मुझे एक दफ़ा पहले भी काम करते देखा था। उसने कहा मर्द मार खातून है। ये नहीं कहा उसने, आयरन लेडी है। तो हाँ उन्होंने कहा कि वो बहुत, हाँ उसने मेरी तारीफ ही की थी। उसने कहा कि वो बहुत लोनली फील करती है वार्ड में, कि कोई भी बंदा उसके साथ नहीं है ना। तो फिर जो मेरी एचओडी थी उसने कहा कि हाँ नहीं होता ना साथ, बहुत लेग पुलिंग है गायनी में, तो बहुत लेग पुलिंग है। तो भी मैं सोचती थी कि पता नहीं क्यों मैं गायनी में आ गई, लेकिन मैं फिर चलो बेटा सारे मुल्क में लेग पुलिंग है, लेकिन वो औरतों को लगता है आप लोगों को वहाँ पे गायनी में, सारे मुल्क में है। कोई कुर्सी की टांगे खींच रहा होता है, कोई बंदे की खींच रहा होता है लेग पुलिंग ये। अच्छा इसमें ना वो जो मैंने 2 ईयर्स से बात नहीं की, उसमें मैं ना ये फील करती थी अच्छा कि मैं ना रिजवान को हमेशा साथ लेके जाती थी। मुझे लगता था कि सर ना मुझे डांटेंगे, तो मुझे लगता था ये जाएगा ना तो इसके सामने सर मुझे ना ज़रा कम डांटेंगे। तो फिर जो है ना, और मुझे लगता था जैसे ना सर को मेरे पे बड़ा गुस्सा आता है, सब बेचारे ना बर्दाश्त करके बैठ जाते हैं। सर ने मेहनत बहुत की थी मेरे पे, वो ना आधा घंटा मेरे से ना बात करते थे जब मैं क्लिनिक पे होती थी ना, तो डिफरेंट बातें करते थे कि मैं हंस लूँ ना, कल मैं नहीं हंसती होती थी, मुझे आती नहीं थी हंसी, उसमें मैं क्या हंसती। फिर जो है ना लेकिन सर की बातें मैं ज़रूर मानती थी, और सर की बातें मुझे पसंद भी आती थी, बहुत पसंद आती थी। फिर मेरे मुंह से फिर जब मैं पेशेंट को भी कभी देखने लगी ना, तो मेरे मुंह से सर वाले जुमले निकलते थे। फिर क्या हुआ था, हाँ मुझे लगता था मैं ना सर को पसंद नहीं हूँ, ये 2 ईयर्स मुझे यही लगता रहा मैं सर को पसंद नहीं हूँ। तो अभी मैं ना फिर लेकिन मेरे अंदर जब मेरे जुमले निकलने शुरू हुए ना मुँह से, और मेरा वेट रिड्यूस हो गया, मैंने कहा अच्छा मैंने ना सर से ज़रूर मिलना है, सर मुझे बहुत याद आने लगे। तो मैंने कहा कि अच्छा मैंने अभी वाइवा रहता है ना, तो मैं एक दफ़ा वाइवा दे लेती हूँ, ये हो सकता है पास हो जाए ना। तो मेरा ना वाइवा पास हो गया। तो मैंने इसको कहा सर का टाइम लो जल्दी से ना, मैंने सर के पास जाना है। इसने कहा खुरम कह रहा है कि 1 महीने के बाद का मिलेगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है चलो 1 महीने के बाद का ही ले लो। लेकिन फिर खुरम ने ना 3-4 दिन जवाब नहीं दिया। मैंने कहा खुरम से पूछो तो सही, कोई एक डेट तो बताए ना, चाहे महीने बाद की बता दे। ये कहता अच्छा मैं लेता हूँ टाइम। तो ये फिर गया खुरम से टाइम लेने, तो खुरम ने इसको 3-4 दिन के बाद का टाइम दिया, लेकिन वो बहुत लेट नाइट था,
सर से मैं ना रात को 2:30 बजे मिली थी शायद। तो मुझे लगा सर ने मुझे कहा ये अच्छा आप फिर आ गई हो, मुझे तो लगा कि तुम बड़ी हो गई होगी ना। तो मुझे इस बात का मतलब नहीं समझ आया, मैं बस चुप रही। तो मैंने बाहर आके उस्मान को कहा अच्छा, मुझे उस वक्त ये समझ आई कि सर ने कहा है कि अच्छा मुझे लगा कि तुम बड़ी हो गई, यानी तुम अक्लमंद हो गई होगी, पर तुम तो फिर नालायक की नालायक वैसे ही मेरे पास दोबारा आ गई हो। तो मैं फिर ना बड़ी शर्मिंदा हुई। सर ने मुझे ऐसे किया, क्या कह दिया ना कि मैं सर को लग रहा था मैं अच्छी बड़ी हो गई हूँ, तो अब मुझे शक्ल नहीं दिखानी चाहिए थी, तो मैंने दिखाई है। तो सर को लग रहा है कि नहीं, मैं तो वैसे ही निकम्मी हूँ। तो फिर जो है ना, फिर मैंने रिजवान से गाड़ी में पूछा, मैंने कहा रिजवान सर ने मुझे ये क्यों कहा है, मुझे लग रहा है ये बड़ी हो गई होगी। इसने मुझे कहा क्योंकि तुम लेट मिली हो उनसे इसलिए। तो फिर मेरे माइंड में ना एक क्लिप आया, उसमें आप थी शायद। तो आप ना सर उस वक्त ना बड़े होने की एक्सप्लेनेशन दे रहे थे कि बड़ा होना मैं किसको समझता हूँ ना, यानी जो अपने आप को हीरो समझना शुरू कर दे वो मेरे से आगे जाने की कोशिश करे, इसका मतलब है वो अपने आप को बड़ा समझ रहा है ना। अच्छा, फिर मुझे ना बाहर निकल के समझ आई, अच्छा सर ये समझ रहे होंगे, लेकिन मैं वो नहीं समझ रही थी सर, वो बड़े होने की वजह से नहीं मैं आ रही थी। मैं एक्चुअली शर्मिंदा थी कि मैं ना पसंद नहीं हूँ आपको और ना इसलिए। आपको लगता था कि मैं आपको अगली समझता हूँ, कह तो देता था। उस नहीं, वक्त तो तुम शुरू में जब सर दर्द के साथ आई थी, वो पूरा बुर्का किया होता था, नहाई भी नहीं होती थी। सर बुर्का मैंने इसलिए किया होता था, मुझे ना कपड़े इस्त्री करना कपड़े पसंद इस्त्री नहीं किए है। होते थे, मुझे पता होता है। मेरे पास जितनी बच्चियां आती ना बुरके वाली, वो ज़्यादातर उनका मसला ये होता है। पिछले दिनों एक काकी आई थी, उसने नीचे ट्रैक सूट पहना हुआ था, मेरे घर ही आई मैं थी। भी ट्रैक सूट ही पहनती थी। ठीक है, तो वो ट्रैक सूट पहन के आई हुई थी, जिम से सीधी आ गई थी, पसीने की बू आ रही थी, लेकिन बुरका पूरा था उनका। और उनके मियाँ बहुत बड़े हाई टेक किस्म के बंदे थे, उनकी अम्मा भी और बहन भी साथ थी। तो मैं उसे काकी को बार बार जो है ना वो छेड़ी जा रहा था, कुछ इनडायरेक्ट बात करी जा रहा था कि खैर छोड़े पड़े उसको। तो वो बाद में उन्होंने मौलवी साहब मैं कहीं जा रहा था, तो उन्होंने तारिक के रेफरेंस से आए थे, उन्होंने तारिक को बाद में फ़ोन किया कि मेरी बेगम कह रही थी कि सर एवं मुझे मौलवी साहब कहीं जा रहे थे, मैंने तो अपना हुलिया छुपाया हुआ था। उन्होंने कहा तेनों सरदा नहीं पता है, मेरा बड़ा भरा है। तो वो आजकल के मौलवी साहब के हिसाब से था कि हैं कवाकब, कुछ नज़र आते हैं, कुछ देते हैं ये बाजीगर धोखा सरासर। तो नीचे शायद जिम के कपड़े थे, कहते सानू किवें पता लग गए। उन्होंने कहा यार साडा भरा जिहड़ा ना बड़ा खौफनाक है, ਇਹਨੂੰ पसीने की बहुत पता लग जाता है कि बेबी को पसीने की बहुत जिम दी आ रही है। आज तक सिर्फ एक काकी है जो जिम के कपड़ों में पूरे पसीने समेत आ गई थी, वो नूर काकी थी, नूर बुखारी। वो आई जब पहली बार तो जिम से आई और सीधी ये उसको पकड़ लाई, उसको गुस्सा चढ़ा हुआ, किसी बाबे शाबे को क्या, वो सर को भी नहीं मानती थी। तो जिम के कपड़ों में यूं करती आई थी और आके क्या मसला है आपको। मैंने कहा मुझे तो कोई मसला नहीं है, कि मेरे कुछ सवाल है। मैं क्या करे, कहती यहाँ नहीं वहाँ खड़ी होकर करूँगी, दूर जाके वहाँ से कर ले। तो सवाल करती रही थी, फिर पता नहीं उन्होंने बाया पहनना शुरू कर दिया, जिम के और बाया। तो खैर, तो आप पुत्र जी सर मेरा मिग्रेन सेटल हो गया हुआ है, हाइपरटेंशन ठीक हो गया हुआ है, वेट रिड्यूस हो गया हुआ है, और जो ड्रीम्स है ना मेरे ड्रीम्स में ना ड्रीम्स में मैं अब मुझे खौफनाक शक्लें नहीं नज़र आती ना, लेकिन ऐसे है कि होता ट्रू ही है, वो जो हो रहा होता है ना, जो नज़र आता है वो हो रहा होता है, वो नज़र आ रहा है। लेकिन वो भी मेरे लिए ना बड़ा कोई तकलीफ दही होता है, समटाइम्स पेनफुल होता है ना आपको। जैसे मेरे ना सडनली ड्रीम ख़राब हुआ कि मुझे अपना घर सारा ना बहुत ब्लैक नज़र आना शुरू हो गया है। मैं सुबह उठी और उसमें ना मुझे अपनी मेड का एक बहुत अजीब सा फेस था, उसका सही फेस लेकिन बहुत सीरियस सा फेस नज़र आया। तो मैं बड़ी परेशान उठी, मैंने कहा सडनली मेरे ड्रीम में ऐसे क्यों हुआ ना कि घर सारा ब्लैक नज़र आना शुरू हो गया। मैंने उसको इग्नोर किया। अगले दिन फिर वो मेरी न्यू मेड आई थी, अभी मैंने नई मेड रखी थी वो, तो सेकंड डे फिर मुझे यही ड्रीम आया। मेरा घर बहुत ब्लैक होता है, अंधेरे में डूबा होता है, वो नीचे कोई गोल्ड गिरता है तो वो उठा लेती है चुपके से। तो मैंने कहा अच्छा ये कुछ गलत हो रहा है। फिर तीसरे दिन फिर मुझे ऐसा ही ड्रीम आया ना, फिर मेरे बैग से ना पैसे गायब हो गए। मैंने कहा कि ये क्या हो गया ना। मैं डायरेक्टली वो ही थी सिर्फ घर में, एक्चुअली था कि रिजवान बहरिया था, हॉस्पिटल में था, और उसने मुझे कहा, मैंने बच्चा चेक करवाने जाना था हॉस्पिटल, उसने मुझे कहा था 12 बजे ले आना।
मैं बच्चा उठा के ना 12 बजे लेके गई हॉस्पिटल, मेरा अपने बैग घर पे ही छोड़ा था। जब मैं वापस आई मेरे बैग में पैसे नहीं थे, तो मैंने कहा कोई भी नहीं था घर में, मैं खुद मुझे याद था मैंने पैसे रखे हैं ना, और वो मुझे नहीं मिले। मैं बड़ी परेशान हो गई, मैंने मेड को कुछ नहीं कहा, मैंने ना रिजवान को बताया कि रिजवान मुझे 3 दिन से ये ड्रीम आ रहा है, तुम ऐसे करो कि तुम ना डॉक्टर आसिम को कहो, डॉक्टर आसिम को मेरा ये ड्रीम बताओ, क्योंकि ये अभी मेड मेरे पास नहीं आई थी, उसके 10 दिन हुए थे सिर्फ। तो मैंने कहा मैं ऐसे निकालूंगी, कितना बुरा लगेगा ना उसको, ऐसे नहीं मैं कर सकती। और सिर्फ ड्रीम की बेस पे नहीं मैं कर सकती, मैं क्या ड्रीम की बेस पे मैं कहूँ भाई ये हो गया, और मैंने उसको पैसे उठाते देखा भी नहीं है। तो इसने सर को बताया, सर ने कहा उसे को तुम लोग ना मेड चेंज करो, चेंज कर लो। तो मैंने मेड चेंज कर ली, तो फिर मुझे अपना घर ना ड्रीम में वाइट वैसा ही नज़र आना शुरू हो गया। तो इस तरह से होता है। फिर मैं ऐसे भी होता था कि मैं कुछ देखती थी, वो या तो उसी दिन होता था या उस एक हफ्ते के अंदर होता था। जैसे मैंने एक दफ़ा अपने बेटे को देखा कि उसकी नोज़ पे ना बहुत बुरी चोट लगी, जो मेरे ड्रीम में थी, बहुत ब्लड निकल रहा होता। अब सुबह से मैं परेशान बैठी हुई थी। ये तब की बात थी जब मैं इसको ड्रीम्स नहीं बताती थी रिजवान को। फिर मैंने सोचा, मैं बोल के ना रात को मैं बहुत परेशान बैठी हुई रात तक, इसने मुझे कहा क्यों नहीं बात करी हो। फिर मैंने सोचा कि मैं नहीं भी बताऊंगी ना तब भी ये वैसे ही होना है। तो मैंने इसको बताया, मैंने कहा ये मैंने ऐसे देखा है और मैं जब जब ये देख रही हूँ ना ये हो ही जा रहा है। तो फिर मैंने बहुत दुआएं की, मैंने बहुत सदका दिया, मैंने कहा शायद टल जाए ना किसी तरह। लेकिन एक हफ्ते के बाद उसकी नोज़ी पे वहीं चोट लगी हुई थी, उसकी बोन यहाँ से ना सारा सूजा हुआ था और उसको ऊपर वो था स्क्रैच था। वो उस इंटेंसिटी की चोट नहीं थी लेकिन उसको चोट वहीं लगी हुई थी। सदका काम आ गया ना। तो लेकिन सर वो बहुत पेन होती है कि आप देखेंगे, एक तो आप इतनी बुरी चीज़ में देखें ना, बहुत से लोगों को शौक है। नहीं सर, ये शौक नहीं है, ये बहुत टॉर्चर है, बहुत टॉर्चर है ये। वो अभी स्टेज वो पे आप होते तकलीफ नहीं है, में आप जो है ना दूसरे होते हैं सारों को। मैंने तो ख्वाब में पहले देख लिया, ये वो ख्वाब और होते हैं, ये ख्वाब और होते हैं जी। तो और बड़े पेनफुल होते हैं समटाइम्स। यू आर हेल्पलेस, आप सिर्फ दुआ कर सकते हैं। दुआ का ही हुक्म होता है। वो दुआ सदके की सूरत में भी है, वो दुआ नमाज की सूरत में भी है, धमाल की सूरत में भी है। धमाल कहते हैं कोशिश को, किसी भी किस्म की कोशिश। नमाज खुद दुआ है ना किसी भी तरीके से, वो शरीयत की दुआ। नमाज और दुआ तो वही है जो मज़हब की आपकी नमाज दुआ है। लेकिन जो पागल होते हैं बेचारे, उनकी होश वास अपने ठिकाने पे नहीं है, ठीक है, वो पता उन्हें है कोई नहीं। कई बार 7 नमाज़ें पढ़ लेते हैं, कई बार एक पढ़ के ज़िद कर रहे होते हैं मेरे साथ पढ़ी हैं, ठीक है। और ख़ुद को अगर PGR या HO आके कह दे कंसल्टेंट साहिबा को कि तुम किधर गई हुई थी, कॉल देखने गई थी उधर सेक्रेटरी में, तुम्हें बुलाया तो नहीं DMS ने, तो आप उसे कैसे जवाब देती हैं? अगर कोई HO आपको कहे या आपकी जूनियर हाउस अफसर या कोई जूनियर PGR कोई आपको ऐसे करके कहे, आप कंसल्टेंट पोस्ट में हैं आप माशाल्लाह, तो क्या वो मुझे कहे कि तुम कहाँ गई थी? हाँ, तुम ऐसे करे कहे हाँ तुम किधर गई थी आज, तुम लेट आई हो, आपकी हाउस ऑफिसर कोई कहे, तो आप उसको कैसे लेती हैं? उसको मैं नॉर्मली जवाब दे दूंगी। चुप रहेंगी? नहीं, अभी मेरी एक बहुत जूनियर है, वो HO से भी HO ही है तकरीबन, वो मेरे से ऐसी तुम बात करती है, मैं उसको आराम से जवाब देती हूँ। हाँ। सारी अगर आपको तुम करी जाए तो खैर है, या आपको कहीं गुस्सा चढ़ेगा कि यार अब मैं AP हो गई हूँ, ऐसा हूँ, और ये क्या मेरे से बात कर रही है, किस तरीके से इतना जूनियर बच्चा। अच्छा, वो ऑफिशियल प्लेस है तो मैं उनको कहूँगी कि आप ऑफिशियल लैंग्वेज में ही बात करें, मतलब आप ऑफिशियली तमीज़ में रहें। अगर ऑफिशियली ये है कि वो आपको कहे कि मैडम आप, मैडम सर, मैडम नहीं, मैडम ना कह लें, आप कह लेना, डॉक्टर हिरा कह लें, ऑफिशियल एक वर्ड है ना, डॉक्टर हिरा कह लें, डॉक्टर हिरा, हाँ, डॉक्टर हिरा ही होता है, मैडम नहीं मैंने कभी कहा कि कोई कहे डॉक्टर हिरा। ये अगर कहे कि डॉक्टर हिरा तुम आई हो, नहीं डॉक्टर हिरा तुम जाओगी, डॉक्टर हिरा या तुम आप जाएंगी, डॉक्टर हिरा आप देख लेंगी, या ये कहे कि डॉक्टर हिरा ज़रा ये पेशेंट देख लें, ये कहे कि डॉक्टर हिरा इधर आया पेशेंट देख, तो आपको कौन सा पसंद करेंगे आप? जो वो तमीज़ से कहेगी ना। ये तमीज़ नहीं है, मतलब किसी ने अगर आपको कह दिया कि इधर आ तू वेख है मरीज़, सर जूनियर कोई कहे, आपा कह दे, HO कह दे। अच्छा, अगर आपा का एटीट्यूड ही ऐसा है कि वो सभी को ऐसे कहती है और वो उसने मुझे ऐसे कह दिया तो कोई बात नहीं, ठीक हो गई है। हाँ, आपा अगर वो सभी को ऐसे कहती है तो उसने अगर मुझे भी ऐसे कह दिया तो कोई बात नहीं, तो खैर है। अगर उसकी मुझे लग रहा है कि अच्छा ये इंसल्टिंग वे में किसी में बात कर रही है, उसकी किसी चीज़ से मुझे लग रहा है,
तो फिर मैं उसको कोई टोकूंगी, वरना अगर उसकी बात करने का स्टाइल ही ये है लेकिन तो अगर ऐसे आपकी करती है अपनी तो या फिर मैं आपकी उससे अपनी कहूँगी। प्रोफेसर से बहुत फ्रैंकनेस हो जाए, आपकी एचओडी आप पे बहुत ट्रस्ट करती हैं, आपसे बहुत फ्रैंकनेस हो जाए, तो आप उन्हें मैं कभी भी नहीं कहूँगी सर, मैं बहुत तमीज़ के दायरे में तब भी रहूँगी। मैडम को साथ भी बहुत तमीज़ के दायरे में रहूँगी अगर उन्हें मैं आप बहुत कहेंगे फ्रैंक कि भी हो मैम जाऊँ। प्लीज़ वो पेशेंट आप देख लें, मैडम आएंगी ज़रा ये देखें, ये हाँ, सिजेरियन मैं मैंने किया इसी है। तरह से तमीज़ से कहूँगी, उनसे ऐसे ही कहेंगी? तमीज़ से कहूँगी। अच्छा, लेकिन ये रिजवान को आप कहती कि जा टाइम लेके आते। नहीं, हाँ, यही मैं आपको बताने इधर लगी आओ थी और ना कि जाओ। देखें, हाँ, मैंने ये उधर गया हुआ था ना, रिजवान से जब तो। मेरी सर मैंने हमने शादी डिसाइड की थी ना, इसको मैंने कहा था नहीं वैसे ही प्यार से बुलाना ये नहीं मुझे कहना कि मैं तुम्हें ना आप कहूँ। अच्छा। देखो मैंने ना तुम्हें तुम ही कहना है। अच्छा, ये आपकी डील तो हुई है? हाँ, ये मेरी उस वक्त डील हुई थी शादी से पहले कि मैंने आप नहीं कहना। आई एम सॉरी। नहीं, मैं देख रहा था, उसको अच्छा भी लग रहा है और उसका वो आप उसको पीछे से आप पे प्यार बड़ा आ रहा है, मैं देख रहा हूँ उसके एक्सप्रेशंस। और यू आर सो लकी टू हैव सच अ हस्बैंड एंड ही इज सो लकी टू हैव सच अ बीना इन काइंड हार्टेड लेडी, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये अच्छा है। हाँ, ये बंदा ठीक है। हाँ, ये भी मैं बताने लगी, वो जब मैं जिसके पीछे भागती थी ना, हाँ। फिर मुझे लगा पा दे उस गल नू, वो गरीब नू पता कि नहीं ये अच्छा है ना। हाँ, अल्लाह मियां ने मुझे ना देख के तो फिर मेरे अकॉर्डिंग बंदा दिया ना। हाँ जी सर, ओके। सत कुक्कड़ खा के डकार भी नहीं मारते, ਤੁਸੀਂ दाल चखी भी नहीं तो फड़ के इश्तिहार लाते ने। छड्डो परे उस गल दी, वो बेचारा फिर ऊपर से सबके सामने बता दी कि रात के 3 बजे मैंने इसको डांट लगाई, मेरे से शादी करोगे और मैं तुम्हें तुम कहूँगी, खबरदार। मैंने जी सरकार, खाने काबे जो तुसी नजर आए हो। ये गारे हिरा गया सी कि काकी हिरा लिया है। पता नहीं तेरे नाम की हया करता है। खैर, तो फिर मैं सर के पास आई ना, फिर मैं सर के स्पेल में इतना थी कि मैंने तो सर को थैंक यू भी नहीं कहा कि मैं ठीक हो गई। मुझे लगा थैंक यू उसका रिटर्न नहीं है, या मेरे पास लाइफ में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं सर के एहसान के बदले में कुछ कह सकूँ ना। तो फिर मैंने सोचा अच्छा, फिर सर मुझे कहते होते हैं अच्छा तुम आगे दुआ करा दो, तो मैं दुआ करा देती होती हूँ। लेकिन मैं बहुत फ्रीक्वेंटली दुआ नहीं कराती। मुझे कोई लग रहा हो ना कि अच्छा ये इस पे मेडिसिन नहीं चलेगी, ये जो बंदा है ये बहुत ज़्यादा डॉक्टर के पीछे भाग रहा है, इसको सेटल डाउन हो जाना चाहिए, तो मैं उसको करा देती हूँ। लेकिन सूरह रहमान मैं बताती रहती हूँ, वो फ्रीक्वेंटली बता देती हूँ। दुआ मैं किसी को कराती हूँ। रिजल्ट्स कैसे हैं सूरह रहमान बताने के? सूरह रहमान बताने के जो रिज़ल्ट्स हैं ना, मैंने अभी तक जो बताए हैं वो मैंने या तो इनफर्टिलिटी वाले पेशेंट को बताए होते हैं, या मैंने CA के पेशेंट को बताए होते हैं। CA के पेशेंट का फॉलोअप नहीं है मेरे पास, क्योंकि वो वही पेशेंट होते थे जो सर्जरी के लिए एडमिट होते थे, उनका फॉलोअप नहीं है मेरे पास। इनफर्टिलिटी का ठीक था, और बाकी जो है ना जिनके बेबी नहीं हो रहे थे उनके बेबी होने शुरू हुए सूरह रहमान से। हाँ, उनका ठीक था, उन्होंने कंसीव किया, वो कंसीव कर लेते हैं। मिठाइयाँ लेके आए आपके पास? सर मिठाइयाँ नहीं आती मेरे पास। अच्छा, शुक्रिया अदा करने आए क्या आपने सूरह रहमान बताई थी तो अल्लाह ने खैर किया, मैं अल्लाह ने औलाद से नेमत से नवाजा है? नहीं, जो अगर आए तो उनसे मिठाइयाँ लेने की बजाय कहना कि खुद आगे दुआएं कराओ। नहीं, मैं उनको ये नहीं कहती, उनको मैं कहती हूँ अच्छा देखो ये मैंने तो नहीं किया ना, तो मुझे तो तुम कहो ही ना कुछ भी। नहीं, वो उधर से लेने, कमल जी ने कार्ड देना हो। अच्छा जी, जी वालेकुम सलाम जी। उनको फिर मैं रोक देती हूँ कि मुझे ना कहो, क्योंकि ना मुझे बड़ी दफ़ा फील हुआ पेशेंट ट्रीट करते हुए जैसे ये मेरा हाथ नहीं है। बड़ी दफ़ा मुझे फील हुआ जैसे ये मेरा लफ्ज़ नहीं है। बड़ी दफ़ा ऐसे काम हो गए कि मेरे हाथ से कि वो मुझे लगा कि मेरा हाथ नहीं है। अल्लाह ने आपसे काम ले लिया। हाँ, और फिर मुझे लोगों ने कहा कि तुम बड़े स्टंट मारती हो। तो पहले तो मुझे ना स्टंट का समझ ही ना आया ना, मुझे लगा इसने मुझे बड़ा कोई नेगेटिव चीज़ कह दी है। फिर मुझे देखा अच्छा किसने कहा अच्छा इसने मुझे जो मैंने कोई हीरो एक मैयर एक रात को जिसमें असल हीरो स्टंट कहते हैं, जिसमें असल हीरो नजर नहीं आ रहा होता, ठीक है, लेकिन उसका लुक है लाइक, ठीक, जो देखने वालों को लगता है कि ये कर रहा है, ठीक, लेकिन असल में असल हीरो और होता है। जी सर, ठीक है। तो फिर उसमें हाँ मुझे बड़ी दफ़ा लगा कि ये ना ये हो गया, ये मैंने नहीं किया ना। और फिर वो मुझे कहते हैं अच्छा तुमने किया, फिर मैं उनको कहती थी भाई मैंने नहीं किया ना, मैंने नहीं किया, ये बस हो गया, पता नहीं कैसे हो गया, ये मैंने नहीं किया है। मैंने नहीं किया, आपने क्रेडिट नहीं लिया।
नहीं मैंने नहीं लिया, चमचा वो होता ही नहीं है मेरा सर, चमचा वो मुझे खुद फील हो रहा होता है कि ये मेरा नहीं है। नहीं तो चमचा हुस्ने कारकर्दगी नहीं लिया आपने? अगर इस तरह के काम आपको करेंगे तो आपको चमचा नहीं सॉरी तमगा हुस्ने कारकर्दगी मिल सकता है, चमचा हुस्ने कारकर्दगी तो और होता है। तो अगर आप कैरेट लें तो, लेकिन आप अल्लाह पे डाल देती हैं, मैंने नहीं किया, अल्लाह ने किया। हाँ, मुझे कई दफ़ा लोगों ने कहा अच्छा ये तुमने किया, मैंने कहा नहीं मैंने नहीं किया ना, बल्कि कोई कुछ कहता है ना कि अच्छा मैंने डिलीवर कराया मैंने किया, तो मुझे, मैं उसको कहती तो कुछ नहीं हूँ, लेकिन मैं सोचती हूँ यार एक बच्चे को नमूनिया हो जाए ना, आप नमूनिया उसका वो बिगड़ जाए, आपके हाथ से निकल जाए, आप उसको ट्रीट नहीं कर सकते हैं, आपके हाथ में नहीं होता। तो ये जब कोई कहे ना कि अच्छा मैंने उस पेशेंट का ये कर दिया मैंने तो वो मैं बड़े हैरान होती हूँ, कैसे कर दिया ना आपने। तो इसलिए मैं कभी भी नहीं कहती कि ये मैंने किया होता आपकी है। सारी बात में जो चीज़ खूबसूरत थी वो ये थी कि आप मेरी बात मानती गई, हालांकि आपको समझ नहीं आती थी। हाँ, मैं मान लेती थी। साथ थी, आपके एग्ज़ाम का प्रेशर भी था उस वक्त। एग्ज़ाम लोगों को पता नहीं है कि पार्ट 2 का एग्ज़ाम जब पास ना हो रहा हो या बंदा पूरी ट्रेनिंग के बाद अपीयर ना हो पा रहा हो। मेरी ट्रेनिंग 2001 की कंप्लीट हो गई हुई थी और मैंने सिर्फ अपनी थीसिस या डिसर्टेशन जमा करानी थी और मुझे 1 ईयर की एग्जम्पशन दी गई थी मेरे पास्ट रिकॉर्ड पर, पूरे ट्रेनिंग की जो वैसे मैंने की हुई थी या काम किया तो उस वक्त लॉ था FCPS का। वो मैं सारा कुछ करके, यानी मैंने एग्जम्पशन इसलिए ली कि मैं जल्दी से अपीयर हूँगा, और मैं इधर फंसा। 2001 की एंड पे मैं ट्रेनिंग पूरी कर ली थी, लेकिन वो जो एक दूसरा फेज़ था ना कि ज़िंदा रहने का क्या फ़ायदा, अब क्या होना है, मेरे तो टेस्ट ही नेगेटिव नहीं हो रहे थे, तो क्या करूँगा। तो मैं वो साइनॉप्सिस ही नहीं लिखता था। और अच्छा। उस दौरान बाबा जी मिल गए 2002 में। अब बाबा जी मिल गए और मैं साइनॉप्सिस नहीं लिखा और बाबा जी के साथ फिरता रहा। मेरी अम्मी ने बाबा जी को 1-2 बार कहा कि इसकी ट्रेनिंग हुई हुई है, इसने सिर्फ वो अपना थीसिस जमा कराना है, ये वही नहीं कराता। मैं अपने आप को बहुत कर्ज करता था, मेरे से क्यों नहीं लिखा जाता। एक मुझे ईमानदारी का एहसास था, 100 ECGs करनी थी नॉर्मल ह्यूमंस पे और उनका डाटा इकट्ठा देना था कि पाकिस्तानी कौम में ये पैरामीटर्स क्या हैं, यानी हमारे नॉर्मल सिर्फ एक पायलट स्टडी थी। तो उसमें हज़ारों लोग मुझे समझा रहे कि बस इतने पैसे दे के लिखवा ले जैसे होता है, हाँ जी। या बस 2-4 ECGs कर, बाकी डाटा मैथमेटिकली इसको कर। मैंने कहा नहीं, मैंने 100 करके छोड़नी है। और मेरा ख्याल तो बड़ा आसान काम है। और मैं इत्तेफाक में और सोशल सिक्योरिटी के उधर काम करता था, तो मुझे पहली बार पता लगा कि ख़वातीन, मेरी नर्सेज जो थी बिल्कुल सेहतमंद थी। मेरा ख्याल था कि 150 तो इकट्ठा करना मसला ही नहीं, और 50 मर्द 50 औरतें। उनमें से कईयों ने ECG कराने से इनकार कर दिया। माशाल्लाह ऐसी हया वाली थी कि उन्होंने कहा कि नहीं सर, हमने नर्स के सामने, दूसरी नर्स या दूसरी औरत या ECG टेक्नीशियन होती थी फैसलाबाद इसमें इत्तेफाक हॉस्पिटल में, उनका नाम था, क्रिश्चियन थी, अमानती, एजेड भी थी, बड़ी अच्छी ECG टेक्नीशियन थी। तो उन्होंने कहा नहीं, हमने इसके सामने भी नंगा नहीं होना। ऐसी हया वाली भी थी। ठीक है, तब मुझे ख्याल आया, जैसे सरकार दो आलम ने फरमाया ना कि हर चीज़ का कोई इखलाक होता है ना, कोई मैनर होता है। ठीक है, इस्लाम का जो मैनर है, जो बेस है, वो हया है। इसलिए उन्होंने कहा ना, जब तुम हया ना करो जाओ जो मर्जी करो। जब तुम बेहयाई पे आ जाओगे ना, यानी जब तुम्हें हया ही नहीं है, हया वो वाली जो यूसुफ अलैहिस्सलाम को उस बंद कमरे में वो जुलेखा खुद ऑफर भी कर रही है, सारा कुछ है, लेकिन उन्हें अपना खुदा याद आ रहा है। वो कह रहे नहीं, मेरा अल्लाह देख रहा है। ठीक है, और जब अल्लाह ने बीवी जुलेखा के पास उन्हें भेजा है, तो आगे उनकी हया खड़ी है, अब उनकी खड़ी है। तो कह रही नहीं, मैनू लभ गया जेड़ा तेरे च सी। ठीक है, वो जो मुझे तुम में प्यारा लगता था ना, वो तो मेरे अंदर है। ठीक है, तो वो राज को पा गई, समझ आई जी सर। तो वो हया है। तो वो मुझे तो उसमें पता है, बड़ी मुश्किल से मैंने वो डाटा इकट्ठा किया और 2000, और बाबा जी को मैंने कहा, बाबा जी कहना अपने वक्त पे हो जाएगा। और यार लिख मार, तू क्या ईमानदारियों में पड़ा हुआ है। उन्होंने कभी ये, उन्हें पता था नहीं करेगा। मैंने वो 100 इकट्ठी करके छोड़ी और फिर लिखा। ठीक है, वो आखिरी पेपर जो मैंने बड़ी मेहनत से लिखा हुआ है, ईमानदारी से। ठीक है, फिर हम भी नजरिया ज़रूरत के कायल और शिकार हो गए। एनीवेज, वो लिखा, होते हवाते अप्रूव होते उस पर और साल लगा। ठीक है, और 2005 में 1 की मेरी ट्रेनिंग हुई भी दिसंबर की, और 2005 के जुलाई में मैं फर्स्ट टाइम अपीयर हुआ बाबा जी के जाने के बाद। और पास फिर 2006 में हुआ, सऊदीया चला गया था, बीच में आना मुश्किल था, एक अटैम्प्ट के लिए बीच में आया, रिटर्न पास हो जाता था, वाइवा फिर रह जाता था, 2 बार वाइवा में रह गया। तीसरी बार फिर मैं सऊदीया से आया तो मुझे सेंटर ही नहीं बताया था, रोल नंबर की स्लिप नहीं थी मेरे पास, और अगले दिन वाइवा था। ठीक है, स्टार्ट पता ही नहीं था। तो मैं लाहौर आया तो इन्होंने मुझे कहा कि जी वो शायद आपको बाई पोस्ट मिला नहीं सऊदीया, तो आपका तो कराची सेंटर है।
मैं पता नहीं किस तरह फ़्लाइट लेके कराची पहुंचा, और वहाँ जाके पता किया तो पता चला पहले दिन ही मेरा है। तो और जान निकली हुई, ना कोई पेशेंट देखा हुआ ना कुछ, तो अल्लाह ने पास कर दिया। पास ऐसे होता है ना, फिर आपको भी याद है जिस दिन आप पास हुई होंगी उस दिन आपको ये होगा कि यार इससे तो मैंने कई बार अच्छा परफॉर्म किया। सही बात है सर। ऐसे ही है ना। एक दफ़ा मैंने आपसे पूछा था, हाँ। जब मैं क्लिनिक पे आती थी ना सर के पास, मैंने कहा सर मेरा पेपर नहीं पास होता है, तो सर ने आंखें बंद की, सर ने आंखें खोली और सर ने मुझे कहा तू भी बड़िया लोगों दी सप्लियां लगवाइया हुई हैं। मैंने कहा सर नहीं, मैंने तो किसी की सप्ली नहीं लगाई, तू याद कर किसी बाजी ने तेनू कुछ कहा सी ते जो फेल हुई सी तो तू सोचा सी चंगा होया है फेल हुई है। और ना ये ऐसे होता था मेरे साथ MBBS में। मैंने कहा अच्छा मुझे ना सडनली याद नहीं आया। मैंने कहा नहीं सर, तो कहते तू कर ले याद, नहीं तो फिर मैं याद कराना। तो मैंने कहा नहीं सर ठीक है आ जाएगा याद। फिर मैं घर गई तो मुझे वाकई याद आया कि ऐसे हुआ था। बल्कि MBBS में भी था कि मुझे कोई, मैं किसी की वजह से, मैं किसी को कुछ नहीं कहती थी ना मैं, लेकिन मैं उसकी किसी किए पे रो पड़ती थी ना, उसकी सप्ली आ जाती थी। तो जब उसकी सप्ली आती थी ना फिर मैं सोचती थी अच्छा, फिर मुझे एहसास होता था जैसे अल्लाह मियां ने मुझे नोट किया। तो लेकिन बाद में मैंने ये ना, जब मैं अभी सर के पास गई 2 महीने पहले, मैंने सर को ये इशू बताया कि सर एक ये मेरा इशू है कि मैं मुझे कोई कुछ कहे ना, तो अगर मैं उसको मैं कुछ भी ना कहूँ ना, या मैं सैड हो जाऊँ, मैं उसको उस तरह का बुरा उसके साथ नहीं भी करूँ, तो ऐसे होता है कि अल्लाह मियां उसको जूते छूते लगा के ना तो मेरे सामने ला के खड़ा कर देता है कि अब इसके लिए दुआ करो या इसका काम करो। तो फिर मैं बड़ी पेन में जाती हूँ कि फिर मेरे आंसू आते हैं कि अब इसने मेरे साथ ऐसे किया था, अब अल्लाह मियां मुझे ना ये कह रहा है कि मैं इसका काम करूँ। तो फिर सर ने मुझे कहा कि नहीं तुमने ना रिएक्ट नहीं करना, जैसे अल्लाह मियां एब्जॉर्ब करता है ना तो उसका ज़र्फ ज़्यादा होता है, रिएक्ट नहीं करना। तो यहाँ तो लोग मेरे से रिएक्ट हो जाते हैं, ये तो मेरे भी गोड़े गिट्टी बैज होंगे ने, मिनट में फायर मार देते हैं। बद दुआएं तो आम है और उसमें बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन हथ दियाँ दित्तियाँ बाद च दंदा ना खोलनियाँ पैंदियां ने, भुल गई होंदियां ने कि असी आप ही दित्तियां सन। पंजाबी में कह गया हूँ तो एक खातून ने अमेरिका से इतराज़ भी किया हुआ था, आंटी ने, कनाडा से शायद, पंजाबी ना बोला करें, अपनी टीम को कहें नीचे उर्दू या इंग्लिश लिखा करें। तो मैंने तो मामा जी अम्मी जी का शुरू में एक फ़िक्रा बोला कि माही दा मुल्क वसे कोई रोवे ते कोई हंसे। तो पंजाबी थी कि उस प्यारे की ये दुनिया आबाद रहे जहाँ कोई रो रहा है और कोई हंस रहा है, या जहाँ किसी के रोने पे भी कोई हंस रहा है। ठीक है, ऐसे जालिम भी हैं। लेकिन ये जो पंजाबी दूसरी बोली कि हाथ की दी हुई या ख्याल की दी हुई या अपने हाथ से मारी हुई गिरहें, ठीक है, खुद फैसले दिए होते हैं ना, हम जज बड़ी जल्दी बनते हैं ना, और जब हमारे साथ कुछ ज्यादा रिएक्ट कर जाते हैं ना, ये जो आपको सच्चे ख्वाब आ रहे हैं, जो हो रहे हैं, तो यू आर इन ए प्रोसेस ऑफ मेकिंग। आपको एक पाथवे पे लाया जा रहा था ना, एनर्जी वो ऑलरेडी आपके अंदर थी, वो जब एनर्जी आप पे डायरेक्ट आ रही थी, अभी यूटिलाइज नहीं हो रही थी, सर दर्द हो रहा था आपको बहुत ज़्यादा, ठीक है, या आपसे काम लिया जा रहा था, आप दूसरों की पेन एब्जॉर्ब करते थे, वो भी पेन होती थी आपको, वार्ड में जाके हो जाती थी, कहीं भी जाके हो जाती थी, आपको गलत बात बर्दाश्त नहीं होती थी, ये क्या हो रहा है, वो सही और गलत, वो आपका इंसाफ अदल, ठीक। तो वो रिएक्ट नहीं करना होता, ठीक है। आप कहते हैं कि मुझे याद नहीं है, मुझे पता नहीं है, या मैं क्या करती, वो ऑटोमेटिक पे हो गया या कुछ हो गया, स्टिल वो एक एलिमेंट होता है जहाँ से आप रोक सकते हैं उसको। वो चाहे किसी पे शदीद प्यार हो या किसी पे शदीद गुस्सा हो, आप उसे रिएक्ट नहीं करना होता, ठीक है। वो एक बैलेंस में रहने की कोशिश करनी होती है। उसने हर चीज़ एक मीज़ान में बनाई है ना, ठीक है, हर चीज़ एक जोड़े में बनाई है, ठीक, खैर और शर का जोड़ा है आपस में। तो अब हमारे अंदर से शर पूरा तो नहीं निकल सकता, ठीक है, हम वो मासूमीन तो नहीं है ना, हम वो अल्लाह के वो ख़ास बंदे नहीं है, ठीक है, हमारे अंदर भी रहता है, हमारे से भी गलतियां होती हैं, लेकिन हम दूसरे की गलती माफ़ करने पे तैयार नहीं होते,
ठीक है, अपनी मजबूरियां में याद होती हैं कि मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है, मैं ऐसे इतने दिन से ये वो दूसरा याद शायद तुमसे भी 10 टाइम्स मजबूर कहीं फंसा हुआ हो, वो भी घर से कहीं, जैसे मैंने आपको कह दिया कि यार वो आया या वो जो नौकरियां वहाँ कर रही होती हैं बेचारी 2-2 3-3 कर रही होती हैं, और कई बार उनके खामंद, मुझे पता है ना सारी नहीं, उनके कईयों के खामंद उनसे बाय फोर्स मतलब गलत काम करवा रहे होते हैं, ठीक है, और वो बेचारी वो भी ड्यूटी कर रही होती है, वो भी पैसे कमा के दे रही होती है। और ये कोई छोटे तबके की बात नहीं है, ये बड़ी हाई जेंट्री में भी यही कुछ होता है। वहाँ ज़रा फैशन के नाम पे होता है, बेगमात तरक्की के लिए यूज़ हो रही हैं कुछ, और ये अमेरिका से लेके पूरी दुनिया में ये सब औरत को मिसयूज़ किया जाता है, या मजबूर को या मजलूम को, या मजलूम जब जालिम बनता है वो खुद भी कहता है इधर आ तेनू मैं तरक्की दुआवा, ठीक है। लेकिन वो एक अलग खेल है। आप जैसे जो लोग होते हैं हमदर्द दुआ खाने, जिनका मैंने नाम रखा हुआ है, या कुर्बानी के बकरे, हमें रिएक्ट नहीं करना होता। और जो आपका हमदर्द होता है ना, जो आप लोगों का यूं कह लें कि डॉक्टर होता है, मसीहा होता है, उसको बड़े ध्यान से आप लोगों के साथ चलना पड़ता है। आप लोगों को भाभी कहते हैं उड्डन सांप, उड़ने वाला सांप ना, क्योंकि आप लोग सीधा डंग यहाँ मारते हैं ना, आपको कुछ कहा नहीं, आपको समझ नहीं आई बात, आपने अंदर से करी, आपको हो तो आपको पता लगे, वो गरीब को पता लग जाएगा। नहीं सर, मैंने ऐसे कभी सोचा। तेरी तो खैर माती बज्जी सी दुआई से ना, तुम्हें तो बता ही ये रहा था कि रिएक्ट नहीं करना, रिएक्ट नहीं करना, रिएक्ट नहीं करना, लेकिन कई ऐसे होते हैं, ठीक है। और ये भी होता है कई बार जो फैज़ पीछे से आया होता है उसको बर्दाश्त नहीं कर रहे होते ना, थोड़ी जी पता पै गया होता है, वो फिर बहुत ज़्यादा, कईयों के अंदर अपना हलमन जदीद का बड़ा मसला होता है, पता ही नहीं है कि ये चीज़ कितनी करनी है। अपने प्यार में अल्लाह से खुद ही दुआएं मांग ली, ठीक, दुआ मांगी, जब वो ड्यूटी लग गई तो अब तो लग बंदा ऐसे जैसे सीख पे लग गया, ठीक है। अब बंदा कहना मेरा ये मतलब थोड़ा सा, अल्लाह कहना मैंने तो यही पता है, ठीक है। तो या अब दूधों का मुझे तो यही मतलब पता है, ठीक। हाँ सर, मैंने ये भी बताना था कि जो हाँ सर ने ना मेरी तस्बीह बंद करा दी थी, फिर मैंने 1 साल नहीं की, फिर मैंने 1 साल के बाद सर से कहा कि अच्छा सर मैं दरूद पढ़ लिया करूँ, तो सर ने कहा हाँ पढ़ लिया करो ना। जब उन्होंने मुझे ये कहा ना तो मैंने फिर बाकी पढ़नी शुरू की, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगा कि वो तस्बीह ना मुझे परफॉर्म करनी पड़ती थी। जैसे अगर मैं किसी दिन कोई माफ़ी ज़्यादा मांग रही हूँ तो मेरे सराउंडिंग के लोग इतने मुझे तंग करने वाली हरकतें करेंगे कि मैं उस पर एग्रेसिव हो जाऊंगी। लेकिन फिर वो मुझे आहिस्ता आहिस्ता पता चलना शुरू हुआ कि अगर मैं ज़्यादा तस्बीह कोई माफ़ी मांगने वाली कर रही हूँ तो मेरी सराउंडिंग के लोग और उल्टे काम करते हैं ताकि मैं उनको माफ़ कर सकूँ। वो जो है ना वो टेस्ट आ जाता है कि वो परफॉर्म करना पड़ता है कि आप माफ़ी मांग रहे हैं ना तो पहले आप उसको माफ़ कर देना, पर वो हम करने में तैयार नहीं होते। नहीं सर, अब तो अब थोड़ा बहुत कर देती हूँ। वेट भी तो 67 से 49 पे आ गया ये। हाँ ये भी मुझे, ये सर जब कहते थे ना कि जिक्र से फ़िक्र अफजल है, मतलब हाँ परफॉर्म करें ना, इस्लामियात से माशिरत उलूम ज़रूरी है, परफॉर्म करना ज़रूरी है, काम करना ज़रूरी है, माशिरत उलूम पास करें, होमवर्क पूरा करें। यस सर। और रिएक्ट नहीं करना होता ना, कई बार रोना भी रिएक्ट करना है ना, चीख मारनी भी रिएक्ट करना है। उसकी शिकायत नहीं लगानी होती, ना उसकी शिकायत लगानी होती है, ना उसकी मखलूक की लगानी होती है, ठीक है। उसमें ऐब नहीं देखना, माशूक बेऐब है, वो उसने सीख पे लगाया हुआ तो लगाया हुआ यार, उसकी बेहतरी होएगी, ठीक है। चीख निकल रही है तो अभी आपकी मैं है, अभी आपको दर्द हो रही है, हालांकि वो दर्द ले रहा है, आपकी क्या दर्द है वो ले रहा है। आप कठपुतली हैं, कठपुतली का काम है जैसे नचाता है नाचे, ठीक। लेकिन वो हज़रत इंसान जो है वो इसमें मुख्तलिफ तरह के लोग हैं। कुछ लोग हैं जो इरादा करते हैं, करते खाते हैं, होते हैं, प्लानिंग्स करते हैं, उनकी प्लानिंग ऐसे चलती हैं। दुनिया उसने अल्लाह से मांगी दुनिया हुई है ना, वो दुनिया में ज़्यादा कामयाब है, उनकी प्लानिंग्स बड़ी ज़बरदस्त हैं। और सारा उसने जन्नत मांगी हुई है, वो शरीयत में रह के, और वो उस हिसाब से अपनी कोशिश वो कर रहे होते हैं। एक है जिन्होंने अल्लाह से अल्लाह मांगा हुआ, 1000 में एक ही होते हैं। अब अल्लाह मांगा हुआ है तो अब ये अगर रिएक्ट करेंगे, ठीक है। अब अल्लाह वाले काम ये कैसे करें? अल्लाह तो सोता नहीं है, इनको तो सरदर्द शुरू हो जाती है कि ना सोए तो। अल्लाह तो खाता नहीं है, अल्लाह खिलाता है। अल्लाह सोता नहीं है, अल्लाह सुलाता है, ठीक है। अल्लाह रिएक्ट ज़रा गुस्से वाला कम ही करता है, प्यार वाला रिएक्ट ज़्यादा करता है। इनकी अपने ऊपर बनी हुई होती है। ये कई बार डॉक्टर साहब के हाथ पे दंदी काट लेते हैं, या डॉक्टर साहब का हाथ ही उठा के दीवार पे मारते हैं कि तू परे हो, कोई नहीं फ़र्क पड़ता मुझे इससे। ये सारा कुछ चलता है, लेकिन मर्जी उसकी चलती है ना।
उसके सिवा इन लोगों की नहीं चलती अपनी ना, अपनी कोई मर्जी चली है आपकी? नहीं सर, फिर तो मैंने कहना शुरू कर दिया था कि अच्छा नहीं, जब मेरा पेपर नहीं पास होता मुझे लगता था जो मैंने ट्रेनिंग में इतने गुस्से किए हैं ना, शायद इसकी ना मुझे सज़ा मिल रही है। आप सोचे मैंने सबसे माफ़ियाँ मांगी ना, मैंने सोचा शायद मेरी सुपरवाइज़र भी नाराज़ हैं, तो मैंने मैडम को जाके उनसे एक्सक्यूज़ किया। मैंने कहा मैडम मैंने ना आप मेरे से दुखी हो गई होंगी तो आप मुझे माफ़ कर दें। उन्होंने मुझे कहा हिरा हमारे अपने बच्चे हमें बहुत तंग करते हैं, तो तुमने कर लिया तो क्या हो गया, कोई बात नहीं। ये तो बड़ी मैं हाँ, उन्होंने मुझे कहा हमारे अपने बच्चे इससे भी ज़्यादा तंग करते हैं ना, जो जिनको हमने पैदा किया होता है, तो तुमने कर लिया तो कोई बात नहीं। तो ये मुझे उनका जुमला ना बहुत अच्छा लगा था। अब मैं किसी को इस बेस पे भी छोड़ देती हूँ, यार मेरे अपने बच्चे मुझे कितना तंग करते हैं ना, उनको मैं छोड़ रही हूँ तो वो दूसरे बच्चे भी हमारे ही होते हैं। ये इनका तो नाम बनता है बताना, जो तेरी सुपरवाइजर हैं। ये मेरी डॉक्टर शहनाज कौसर हैं, हमीद लतीफ़ में होती हैं। अच्छा, क्लासेस भी लेती हैं। अच्छा, तो और फिर हाँ मैंने सबसे माफ़ी मांगी, और सर ना एक जुमला बोलते होते हैं कि अगर आप हक पे हैं, अगर आप सही हैं और आप फसाद ख़त्म करने के लिए अपना हक छोड़ दें तो पता नहीं क्या होता है, तो क्या होता है सर? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमसाये में घर मिल जाएगा जन्नत में। अच्छा, मुझे ये दूसरा जुमला नहीं याद था, लेकिन मुझे ये जो मेरा 2 इयर्स का बहुत खैर हो जाएगी, मैं इतनी लंबी बात वो तो सरकार ने कहा है। 2 इयर्स का जो मेरा गैप था ना, उसमें एक ये भी था कि मुझे मेरे जो कुछ प्रॉपर्टी के इश्यूज थे, जो मतलब नानों ने हैंड ओवर किए थे मामू को, वो 7 इयर्स हो गए थे उनकी डेथ के बाद, अभी डिवाइड नहीं हो रहे थे। और जो मेरे बहन भाई हैं ना, वो लड़ते थे उनसे या जो भी था, तो मामू जो मेरे जिन्होंने मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट किया हुआ है, अब ये 7 इयर्स से कभी कोई मसला होता था, कभी कोई मसला होता था, तो मामू ना सडनली बीमार होना शुरू हो गए बहुत ज़्यादा। और जो मेरे दूसरे मामू हैं उनकी भी फैमिली ख़राब होनी शुरू हो गई। तो मैंने कहा ये क्या हुआ, फिर मुझे पता चला कि मामू ने, मेरी जो खाला है ना, मतलब नानों ने जो वसीयत की थी कि एक घर था वो आधा मामू को मिलना था, आधा मेरी खाला को। तो मेरी खाला कह रही थी कि मैंने पूरा लेना है ना, तो मामू कह रहे थे नहीं। तो अब सारे ना फिर मतलब एक चीज़ सॉल्व होने लगी, वो फिर फंस गई। जब वो फंस गई तो मामू बीमार हो गए बहुत ज़्यादा। मैंने मामू को घंटा घंटा लगा के ना आपके जुमले बोल बोल के मैंने लेक्चर्स दिए। मैंने कहा मामू आप ना छोड़ दें, कहीं और से कंपनसेट हो जाएगा, कुछ हो जाएगा ना। तो पहले तो मामू डलते ही नहीं थे इस चीज़ में कि वो इस चीज़ को सॉल्व करेंगे। फिर मैंने उनको इस चीज़ पे कायल किया। मैंने कहा आप देखें, कहते हैं तू मेरे को ना कुर्बानी लेनी है। मैंने कहा देखें, जब मैंने ये सोचा था ना कि मैंने इस चीज़ में डलना है, तो मैंने ये सोचा था कि चूँकि मेरे अंदर ये एहसास है कि ये चीज़ किस वजह से गलत हो रही है, आप लोगों के घर क्यों ख़राब हो रहे हैं, तो हिसाब मुझे देना पड़ेगा, क्योंकि मेरे अंदर ये शऊर है कि ये किस वजह से हो रहा है। मैं जानती हूँ ये क्यों हो रहा है, और मैं नहीं करूँगी कि ये जाते रहें बीच में, तो फिर मैं पकड़ी जाऊँगी ना। तो मैंने सबसे पहले ये सोचा था कि मुझे अपना हिस्सा छोड़ना पड़ेगा, तो फिर ये इशू सॉल्व होगा। तो मैंने फिर मामू को कहा आप ऐसे करें, आप इसको छोड़ दें, सदका समझ के छोड़ दें, आज जो मेरा हिस्सा होगा ना वो आप ले लें। तो क्या उन्होंने मुझे कहा तू आप मेरे को ना कुर्बानी लेनी है। तो मैंने उनको कहा मामू आपकी कुर्बानी से पहले मैंने ये सोचा था कि मुझे अपनी कुर्बानी देनी पड़ेगी, मुझे अपना हिस्सा छोड़ना पड़ेगा हर सूरत, फिर कहीं जाके ये इशू सॉल्व होगा, वरना सारे जो है ना फंसे रहेंगे। फिर मैंने मामू को कहा कि मेरा हिस्सा आप लेंगे। तो मामू से मैंने वो छुड़वाया कि आप जाने दें अपनी बहन के पास, जो वो मांग रही है उनको दे दें, तो जो मेरा होगा ना वो आप ले लें। तो मेरा जो था, फिर जो हाफ मिला मेरा हिस्सा, वो मैंने मामू को दे दिया, और अपना जो बाकी था वो तो मुझे मिलना ही नहीं बिल्कुल भी। वो तो मैंने, वो जो मिला भी तो वो मामू के पास ही जाएगा। तो उस बेस पे कि मैं मामू को दूंगी। तो फिर मामू है जिन्होंने आपको स्पॉन्सर किया था, या दूसरे मामू जिनके पास रहती थी आप? जिन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया था। उनके तो बच्चे कोई नहीं है? नहीं, उनके नहीं है, लेकिन वो अकेले ही हैं। बेगम है? बेगम है उनकी। अच्छा, तो अभी वो अपने नाम ही रखना चाहते हैं सब कुछ? उन्होंने अपनी मिसेस के नाम कर दिया है। अच्छा, सारा। आपको तो स्पॉन्सर किया था उन्होंने? हाँ जी, मुझे तो आपने किया, उतार दिया सारा। तो मैंने, हाँ, तो फिर ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि सर का एक जुमला जो है ना वो मेरे कान में उस वक्त भी गूंजता था, फकीर किसी का रखता कि जो है ना ये वाला कि आप हक पे होते हुए ज़मीन से फसाद ख़त्म करने के लिए अपना हक छोड़ दें। तो ये फिर मैंने तो ये इस तरह से हक पे होते हुए अगर फसाद रफा दफा करने के लिए, हाँ जी, फसाद खत्म करो, ठीक है। हाँ, वो एक दूसरे का पकड़ के बैठे हुए थे और वो फिर अब फंसते जा रहे थे, बीमार होते जा रहे थे।
तो फिर ये इस तरह से सॉल्व हुआ सारा। तो सर ऐसी बात नहीं है कि मैं आपको 2 साल में भूल गई थी, मैं बिल्कुल भूली नहीं थी, मुझे बहुत जगह जगह पे याद था। बल्कि जब मैं वो जो था ना कि रिज़ाइन नहीं करना, एक दफ़ा तो मैं इतनी तंग आई, मैंने सोचा, मैंने रिजवान को आगे कहा, मैंने सोचा बल्कि कि पता नहीं सर मेरे पीछे क्यों पड़ गए हैं ना, सर को मेरी पेन नज़र नहीं आ रही कि ये लोग मेरे से क्या कर रहे हैं, और फिर सारा अपना जुमला ठोक ही जा रहे हैं मेरे सर में ना कि नहीं करना ना रिज़ाइन। तो फिर मैंने इसको रिजवान को आके कहा भी, मैंने कहा रिजवान मुझे लगता है सर ना मुझे स्टॉक करते हैं। सर ने ना मेरे ऊपर नज़र रखी हुई है जो इस तरह से हो रहा है तो सर ये था। अब मैं क्या थैंक यू तो नहीं मैं आपको बोल सकती, क्या थैंक यू बोलूं, लेकिन ये है कि सर का एक ना लास्ट मैंने सुना वो बहुत अच्छा था कि आपने काबा अपना देखना होता है ना, तो सर एक बहुत अच्छा काबा है, तो लेकिन काबे को काबे वाले के साथ देखना होता है। आपने जो चक्कर लगाने होते हैं ना वो काबे वाले के ही लगाने होते हैं, लेकिन देखना आपने काबा ही होता है। तो मुझे तो खैर अभी काबा भी नहीं देखना आता काबा वाला मैंने क्या देखना है। तो थैंक यू सर सो मच। वो आपके अंदर है, आपने कई बार उसका हाथ देखा है। किसको देखा सर मैंने? सर किसको देखा मैंने? काबे वाले को। वो आपके अंदर है और आपने कई बार देखा है कि आपका हाथ नहीं होता, वो किसी और का हाथ होता है। यस सर, हाँ वो होता है वैसे, वो कई दफ़ा होता है। वो अब मेरी माँ कहती है वो अपने अनुमानों से पहचाना जाता है, वैसे नहीं पहचाना जाता, किसी ने देखा नहीं हुआ, लेकिन ये अपने आसार से, अपनी हरकतों से, अपने एक एहसास का नाम है, महसूस होता है वो। ठीक है। और लोगों के लिए तो ये एक पागल लड़की की कहानी है, एक पागल डॉक्टर के साथ, और ऊपर से खामद भी पागल मिला है और सुपरवाइज़र भी पागल, भेजने वाला भी है। कुछ नहीं है पुत्र, स्पेशलिस्ट डॉक्टर के मुंह से सारा सफ़र, जिसमें आपकी दिलेरी ये थी कि आपको एंटी साइकोटिक्स या एंटी शिज़ोफ्रेनिक्स पे डाला जा सकता था, और आपको पता था एज ए डॉक्टर एंटी डिप्रेसेंट्स, ट्रैंक्विलाइजर्स, लेकिन आपने बड़े शुरू में ये कहा था कि ये मैंने नहीं लेनी है। चलो मौज हो गई। तो सर बेसिक इशू ये है कि आप इस चीज़ पे कायम रह लेना, मुझे लगता है मैं गिर जाऊंगी। तभी मैंने आपको आके कहा था कि मुझे लगता था जैसे ना ये मेरे सिर्फ वहम में है कि सर मैं सर के साथ कनेक्टेड हूँ। तो मैं अभी गई ना सर के पास, तो मैंने सर को यही कहा सर मैंने ना मुझे ये लगता था मैं ना फिर गिर जाऊँगी। जब खैर मैं पहले गिरी हुई थी, तो मैंने सर को कहा कि मैं ना मुझे लगता है मैं और गिर जाऊँगी। तो फिर मैंने सर को अभी जाके कहा हफ्ता पहले कि सर आप ना मुझे अपने साथ कनेक्ट कर लें। तो सर ने कहा तुम मेरे से कनेक्टेड ही हो। तो फिर मुझे लगा अच्छा वो ना ये चीज़ें जो थी ना ये वहम नहीं थी मेरी। अच्छा, तो किसी के कोई सवाल डॉक्टर साहिबा से, किसी को कोई बात इनकी समझ ना आई हो? पता नहीं तुम में से कितनों को उसकी बात समझ आई है। मुझे बहुत तो कोई डिफरेंट बात तो नहीं मैंने की, सारी आपकी बातें हैं, मेरी तो कोई बात ही नहीं बीच में। तो किसी को कोई ना बात समझ आई हो, पूछना चाहता हो पूछ सकता है, या कुछ भी पूछना चाहिए। लेकिन इसमें ये था कि मुझे ये नहीं पता था कि मुझे था क्या। मैंने सिर्फ ये किया था, मुझे मतलब सर जो कहते थे ना मैं कर लेती थी, मैं इतनी सेंसेस में नहीं थी कि मैं सर से पूछूं कि मुझे क्या है। तो मैंने ये अभी 1 हफ़्ता पहले सर के पास जो मैं गई, तो मैंने सर से पूछा कि अच्छा सर मुझे था क्या। फिर सर ने मुझे बताया कि अच्छा मुझे क्या था उससे सर मुझे असली में नहीं पता था कि मुझे पहले क्या था। अच्छा, बस मैं वो करती थी जो आप बताते थे वो मैं कर लेती थी, लेकिन मैंने कभी जहन में नहीं सोचा था कि मैं सर से पूछूंगी मुझे था क्या। मतलब मुझे लगता है वो एक मैं सेंसेस में नहीं थी उस अपने पीरियड में, और जब मैं सेंसेस में आना शुरू हुई तब भी मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे था क्या। मुझे बस ये जुनून था अच्छा जो लिखा है ना मेरी प्रेस्क्रिप्शन के ऊपर ये मैंने करके जाना है। तो फिर अभी मैंने हफ्ता पहले सर से पूछा कि मुझे था क्या, तो फिर सर ने मुझे बताया कि मुझे क्या था। पीछे देना माइक, किसके क्वेश्चंस हैं? पूछ सकता हूँ आपसे? अच्छा, रिलेशनशिप में क्योंकि मेरी भी शादी होने वाली है,
तो मैं काकी का पर्सपेक्टिव लेना चाहता हूँ। मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं सीखता रहता हूँ। मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मेरे से गलतियाँ भी होती हैं। फिर बोलो। तो आप ये बता सकती हैं कि एक तो ट्रस्ट विन कैसे करते हैं, और सेकेंडली क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, क्या चीज़ें बैक ऑफ द माइंड होनी चाहिए कि मतलब काकी को इश्यूज़ ना हो या काकी को प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ये काकी ही बता सकती है जो कि एक्सपीरियंस से गुजरी हुई है, ताकि हमारी ट्रेनिंग हो सके और हम पहले अगर ट्रेंड होंगे तो वो सिचुएशन हम हैंडल अच्छी कर सकते हैं। तो काफ़ी चीज़ें मिसिंग होती हैं टाइम के साथ। अच्छा, इसका जो जवाब है ना, उसमें ये है कि अगर आप लॉजिकली उस आंसर को चाह रहे हैं, तो सर ने अपने लास्ट सैटरडे के सेशन में कुछ बताया था कि आप ना सीरा पकड़ें। बस ठीक है। कुरान पाक से भी पहले सीरा पकड़ें। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ सहाबियात की जो सीरा है उसमें लिखा होता है, ये एक लॉजिकल आंसर है उसका। पहले एक सीरा होती है, फिर कुरान होता है। जो एक प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस है ना, वो पहले आती है। उसको देख के कि हमारे नबी ने कैसे परफॉर्म किया, फिर आप आयात पढ़ते हैं तो आपका माइंड उस डायरेक्शन में मीनिंग लेता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीनिंग में, की डायरेक्शन में आयत का मीनिंग लेता है आपका माइंड। लेकिन हम लोग पहले कुरान पढ़ते हैं, तो पहले सीरा पढ़नी होती है, फिर कुरान पढ़ना होता है। ये आपकी बात का लॉजिकल आंसर है कि बाकी ये कि काकी क्या चाहती है, काकी क्या नहीं चाहती है। और ये साहब आ गए हैं घर पे, चलो मुबारक। तो सलाम दे देना मेरा। तू तो रसीद भी नहीं देती बाद। तो मेरा ये इसमें पर्सपेक्टिव है जो मेरा सर से फर्स्ट मीटिंग में था कि सर ने मुझे कहा था कि सर मुझसे कुछ पूछे थे, तुम्हारी रिजवान से लड़ाई की हुई। मैंने उसको बताया कि सर ये मेरे बच्चे को ये करता है, मेरे बच्चे को वो करता है। सर ने कहा था मेरा बच्चा क्या होता है ना, ये इसका बच्चा है, इसका बच्चा भी है। तो सर ने मेरे माइंड से ना बच्चे रिलीज़ करवाए थे। अब मैं ये नहीं करती कि अच्छा मेरा बच्चा या मेरा बच्चा। अब मुझे ये पता है कि ये जो मेरा शोहर है ना, ये भी अल्लाह का है। जो बच्चे हैं ना, वो भी अल्लाह के हैं। ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। अगर मैं अल्लाह से कनेक्टेड होंगी तो ये बच्चे भी सही चल जाएंगे और ये मियाँ भी चल जाएगा। लेकिन अगर ये उसने खुद रखना होता है ना, उसने रखना है, मियाँ साथ रख लेगा, नहीं रखना होगा नहीं रखेगा। बच्चे उसने जैसे बच्चों की किस्मत मैंने नहीं लिखी, वो मुझसे काम ले रहा है उनके। मतलब मैं अपनी बहुत सारी नौकरियों में से मेरी एक नौकरी ये है कि मैंने उनके भी काम करने हैं ना, उनको भी चलाना है। वो मेरी होल नौकरी नहीं है। मतलब मेरी सारी लाइफ रिवॉल्व नहीं कर रही बच्चे के गिर्द, मेरी लाइफ का एक पार्ट बच्चे के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। वो जो मेरे से काम ले रहा है उनके, तो बेसिकली वो अल्लाह के ही होते हैं, रखने होते हैं उसने आपको दिए हुए हैं। मतलब मुझे लगता है कि लोग माँ बनने के लिए तड़प रहे होते हैं। अगर उनको पता चल जाए, अगर वो ये बेसिकली ये प्रॉपरली समझे ना कि माँ बनना होता क्या है ना, तो मुझे लगता है आधी औरतें तो माँ ही ना बने फिर। क्योंकि क्या लिखा मियाँ भी आपका जो है ना वो अल्लाह के बेस पे चल रहा होता है, वो आपके कंट्रोल में नहीं होता। और जो बच्चे होते हैं वो भी आपके कंट्रोल में नहीं होते, वो अल्लाह के कंट्रोल में होते हैं। तो इनको आपने रिलीज़ करना होता है अपने माइंड से। अगर मैं 24 घंटे भी अपनी ड्यूटी करके आती हूँ ना, मेरे बच्चे सिर्फ मेड के पास होते हैं। तो मेरा ये वाली चीज़ भी सर ने बहुत हेल्प आउट की थी। उन्होंने बच्चे मेरे जहन से अलहदा करवाए थे। और उन्होंने मेरा जो शोहर है ना, बल्कि सर ने मुझे कहा था कुछ नहीं करता है तेरा, ये पीछे क्यों भजदी हैं, इन्हें कहते हैं कुछ भी नहीं देना। तो मैंने बड़ी लाइफ में बड़ी जगह देखा कि जो मेरे हेल्पर्स हैं ना वो हेल्पलेस हो जाते हैं, तो अल्लाह मुझे खड़ा कर देता है। वो मेड जो थी जिसके साथ वो 3 दिन ख्वाब नजर आई कि घर में वो काला हो गया था घर सारा। जी सर। फिर वो क्या बना? उसको मैंने भेज दिया था। भेज दिया था। फिर चोरी के बाद उसको कहा कुछ नहीं था? नहीं, कुछ नहीं दिया उसको। मैंने 10 डेज़ की पे दी थी और मैंने उसको भेज दिया था। और पर्स में से कितने गए थे? सर 10,000 गया था ऑलमोस्ट। 10,000 पर्स में से 10 दिन की तनख्वाह दी आपने? हाँ जी। और माफ़ी मांग ली उनसे? हाँ जी। बाजी मैंने आपका ईमान चेक किया आपके सामने पर्स रख के। नहीं, मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा था, कुछ नहीं, ये नहीं कहा था, कुछ भी नहीं कहा था उसको मैंने। अच्छा, लेकिन हुआ क्यों ऐसे? सर हुआ ऐसे क्यों,
वो शहबाज कहीं ना शाह कहीं साहब से कहते होते हैं। कहीं ना कहीं से मैंने किसी के मारे होंगे। नहीं, वो शहबाज शाह साहब कहते हैं कि ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਲੱਖਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੇ ਤੇ 1000 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਸਕਦੀਆਂ। सर मैंने आपको कहा था डॉगी को नहीं डलता ना, वो पीछे पड़ जाता है सर, बाकी तो मैं डाल देती हूँ। वो डॉगी जो है ना 2 दफ़ा उसने मुझे बहुत डराया है, पता नहीं क्या हाल कर दिया उसने मेरा। मुझे उसके काटने से ना बहुत डर लगता है। मैंने उसको 2-3 दफ़ा डालने की कोशिश किया है, वो मैं डाल तो लेती हूँ, वो फिर बहुत पीछे पड़ता है। वो तो 3-4 हो जाते हैं सर, बड़ा मैं आपको क्या खतरनाक है। बताऊँ। तूने अंदर का डॉगी मार लिया तो बाहर वाले जो होते हैं ना ये बड़ा तंग करते हैं। तो ये फिर अंदर वाला डॉगी भी जगा देते हैं, मैं तुझे बता दूँ। ठीक है, पर रहे छड़ परे शाह जी ਨੂੰ ਪਾਣ ਦਿਓ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ। ठीक, अच्छा जी। अच्छा, तो आपको मिला जवाब कि बच्चे और स्पाउस जो है ना वो अल्लाह के सुपुर्द करने होते हैं और आपने अल्लाह की बाउंड्री में रहना होता है। वो आपके जो राइट्स जो आपने ये नहीं देखना होता तू दुआ अच्छा चल, तू बस का सवाल जवाब। इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, ये धमाल कर कैमरा नहीं इस पर डालना। अब वो धमाल वाली दुआ उधर जाके करो फिर। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले